रतन टाटा का जाना कोई आम घटना नहीं है। रतन टाटा जाना एक युग की समाप्ति है। आज भले हम इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे गुरुवार से कर रहे हैं, लेकिन इस शोक की घड़ी को कल रात से ही शुरू हो गई थी, जब ब्रीच कैंडी अस्पताल में देश के महान सपूत, जिसने न केवल इंडस्ट्री का परचम लहराया बल्कि अपने जीवन को उन लोगों के सामने ऐसा खड़ा कर दिया कि सब लोग उनसे प्रेरणा लें। मैंने शुरुआत में भी कहा, भले आप रतन टाटा से मिले हों या ना मिले हों, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि मेरे परिवार का कोई हिस्सा चला गया। ऐसा आपको फील होता है कि मेरा कोई शरीर का कोई अंग मेरे से अलग हो रहा है। ये सिर्फ मेरी और आपकी वेदना नहीं है, बल्कि देश के महान व्यक्ति भी इन सब पे, इस पूरे रतन टाटा के निर्वाण पे उनको बेहद बेहद शोक है। इसके अलावा ना केवल भारत की शख्सियत बल्कि विदेशों की शख्सियत ने भी सिर झुका के इनको अपना नमन संदेश, अपना शोक संदेश भेजा। ये कई बार ऐसा मौका मिलता है कि जब एक आदमी के अंदर बहुरूपी ये दंग रंग देखने को मिलते हैं। ना केवल ये दूरदर्शी थे जो देश के राष्ट्रपति ने कहा, बल्कि ये साहसी थे। साहस का परिचय नैनो गाड़ी लेके आना, साहस का परिचय जैगुआर और लैंड रोवर का एक्विजिशंस करना, कोरस का एक्विजिशन करना। दरिया दिली ऐसी कि महान दानवीर कर्ण से इनकी उपाधि को बराबर रखा जा सकता है। इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल जैसे कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिससे कि आज भी लोग इनको याद रखते हैं कि हाँ, कोई हो इंडस्ट्रियलिस्ट तो ऐसा हो। किसी से कोई कंपटीशन नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी राह खुद चुनना, अपने लिए खड़े करना, देश का नाम सबसे ऊपर रखना। क्या डिफेंस, क्या हॉस्पिटल्स, क्या छोटे बच्चे, क्या एंटरप्रेन्योर्स, क्या स्टार्टअप, कोई ऐसा नहीं होगा जो रतन टाटा को अपने बीच ना पाता होगा। लेकिन जब एक घड़ी आई तो उन सबको ये फील हो रहा है कि ऐसी शख्सियत उनसे हाथ से चली गई, ऐसा अनमोल रतन हमारे देश से अब चला गया। बाकायदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आज देश का कोहिनूर खो दिया। और इसमें मेरे को भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में भी। कई बार ऐसा मौका होता है जब आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपकी ज़बान आपको कहने नहीं देती। कई बार ऐसा मौका होता है जब आप कोई बात रखना तो चाहते हैं लेकिन आप रख नहीं पाते। सिर्फ आपकी वेदनाएं, आपकी भाषा, आपकी आंखों की दुखद वेला, वो सामने तक वो सारी चीज़ें पहुंचा देती है। आज देश में वही घड़ी है। आज देश ने एक ऐसे सपूत को खो दिया जिस सपूत को खोने की कोई क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को खो दिया जिन्होंने, मतलब मेरे को नहीं मालूम कि हमारी जनरेशन में कितने लोग ऐसे होंगे, लेकिन हमारी जनरेशन के एक और पुरानी जनरेशन्स ने भी, सभी ने ही रतन टाटा से अपने आप को कनेक्ट किया। और ना केवल रतन टाटा से, बल्कि और मैं पीछे अगर जनरेशन पे चला जाऊं तो उनके पूर्वजों ने भी देश के मान सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसलिए देश के एक मुख्यमंत्री ने नहीं, बल्कि अमूमन देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इनसे हमारा गहरा नाता था और आज वो नाता टूट रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। जिस जगह से इनके पूर्वज रहा करते थे, जहाँ पे तो टाटा नगर है बकायदा, जमशेदजी टाटा के नाम से शहर है बकायदा, उस झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमारे यहाँ के सपूत चला गया। इस तरह की वेदनाएं, इस तरह का शोक, अक्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। हम सबको सीख लेनी चाहिए इस महान व्यक्तित्व से। हम सबको सीख लेनी चाहिए कि कैसे आप जब एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं उसके बावजूद भी अपनी मानवता को नहीं खोना चाहिए। एक मुकाम पर पहुंच जाने पर पैसे का अहंकार नहीं, बल्कि समर्पण का दरियादिली आपके दिल में बहता रहना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। आज मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब भावुक होकर मैं उनको पूरे ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से, ईटी नाउ की तरफ से, अपने को एंकर्स की तरफ से, रिपोर्टर्स की तरफ से, सभी की तरफ से, पीसीआर टीम की तरफ से, डेस्क की तरफ से मैं उनको शत शत नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसे व्यक्तित्व बार बार जन्म नहीं लेते हैं। एक बहुत बड़ी क्षति निश्चित तौर पर देश के लिए। कहते हैं कि इंडस्ट्री तो सभी लोग चलाते हैं, कारोबार सभी लोग करते हैं, लेकिन जिस अंदाज में, जिस तरीके से रतन टाटा ने अपने परिवार के लेगेसी को संभाला और उसके बाद देश हित को सर्वोपरि रखकर कारोबारी अपने फैसले लिए, देश ने जो बड़े सपने देखे
वो रतन टाटा की आंखों में पले और रतन टाटा ने लोगों को एक विश्वास दिया, एक हिम्मत भी दिया कि आप सपने देखिए, सपने सच होते हैं। आज एक बहुत ही दुखद घड़ी, देश के लिए बहुत ही पीड़ा का वक्त है ये, जब हम रतन टाटा को हमने खो दिया है। सही मायने में अगर हम कहें तो भारत के वो रत्न थे, उन्हें किसी उपाधि की ज़रूरत किसी इंसान की तरफ से नहीं है। आज पूरा देश गमगीन है, चाहे वो कारोबारी हों, चाहे इंडस्ट्री लीडर्स हों, चाहे देश का आम आदमी हो, क्योंकि कहते हैं कि टाटा ग्रुप जो है साल्ट टू सॉफ्टवेयर, नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक की जर्नी तय करता है। और ऐसा कौन सा कारोबार नहीं है जो देश के आम आदमी को छूता ना हो। हर जगह टाटा ग्रुप की मौजूदगी है और टाटा ग्रुप ने अपने प्रोडक्ट्स के जरिए, अपनी सेवाओं के जरिए लोगों के दिल में खास जगह बनाई है और उसके पीछे हमेशा से ये गाइडिंग फोर्स रहे रतन टाटा। दशकों की लेगेसी रही और ऐसे तमाम चीज़ें जो डिम्पी मेंशन कर रहे थे वो अपने पीछे छोड़ के गए हैं। बड़े सपने देखने, दुनिया के फलक पर छा जाने की प्रेरणा देने वाले रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं है। कोरस का एक्विजिशन, टेटली का एक्विजिशन हो या फिर स्टारबक्स को भारत में लेकर आना, जैगुआर लैंड रोवर जैसा बड़ा एक्विजिशन जिसमें हम लग्जरी गाड़ियों के भी हमने सपने देखे, आम आदमी की बात हो, टाटा नैनो जैसी कार, लाख रुपए में कार, लोगों को सपने को आयाम देना, ये तमाम चीज़ें हैं जिसके चलते रतन टाटा एक अलग लीग में खड़े होते हैं। हम तमाम दिनों में कंपनियों के मार्केट कैप, उनके कारोबार, उनके मुनाफे, उनके घाटे की बात करते हैं, लेकिन रतन टाटा और उनका व्यक्तित्व इन सभी चीज़ों से ऊपर था। आज अगर हम टाटा सन्स के मार्केट कैप की बात करें, टाटा ग्रुप के मार्केट कैप की बात करें, 35 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। लेकिन जो धरोहर रतन टाटा ने छोड़ी है वो कहीं कीमती है, उसकी शायद कोई कीमत न लगा पाए। हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद पल पूरे देश के लिए, मुंबई के लिए, इंडस्ट्री के लिए गमगीन कर देने वाली खबर आई है। रात को बताइए आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या कुछ हलचल चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा नुकसान है देश के लिए, क्योंकि रतन टाटा जैसी शख्सियत का नहीं रहना ये कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है। और इस समय मैं मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके के एनसीपीए ग्राउंड के बाहर हूं और एनसीपीए पर ही करीब 10 बजे जो है रतन टाटा का पार्थिव शरीर लाया जाएगा और 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक एनसीपीए पर जो है पार्थिव शरीर जनता के लिए, दर्शन के लिए रखा जाएगा। और उसकी जो तैयारियां जो है चल रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एनसीपीए आएंगे। मुंबई पुलिस के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि किस गेट से आपको आना है, किस गेट से आपको जाना है और पार्किंग की व्यवस्था नहीं, ये सारी जानकारी भी जो है मुंबई पुलिस के द्वारा दी गई है और तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही है। इसके अलावा जो है महाराष्ट्र सरकार ने आज एक दिन का राज्य शोक का ऐलान किया है और जो फ्यूनरल होगा वो स्टेट फ्यूनरल का सम्मान दिया जाएगा रतन टाटा को। और इसके बाद जो 3:30 बजे जो है एनसीपीए से जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी, वर्ली क्रेमेटोरियम के लिए जाएगी और वर्ली क्रेमेटोरियम में जो प्रेयर हॉल है वहां पर जो है वो शव को लेके जाया जाएगा 3:30 बजे। और हमने देखा है कि कल रात से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके गृह मंत्री से लेके वित्त मंत्री से लेके बड़े बड़े उद्योगपति है, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, आनंद महिंद्रा, उदय कोटक, सभी ने जो रतन टाटा का जो योगदान है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, जिस तरह से उन्होंने योगदान दिया है उसको याद किया। और उसके अलावा जो फिलेंथ्रोफी के अंदर रतन टाटा का योगदान रहा है वो भी लोगों के द्वारा याद किया जा रहा है, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल हो या जो बाकी फिलेंथ्रोपिक कार्य जो है रतन टाटा के द्वारा किए गए वो भी लोगों के द्वारा याद किए जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले जब रतन टाटा से पूछा गया था एक साक्षात्कार में कि आप किस तरह से याद रखे जाना चाहेंगे, तो उनके द्वारा यही कहा गया था कि मैं इस तरह से याद रखा जाना चाहूंगा कि किसी तरह का एक योगदान दिया गया था मेरे द्वारा जिससे लोगों की जीवन में बदलाव आ सके और जो ऐसी चीजें की जा सकी जिसमें योगदान दिया, जिससे जो काफी मुश्किल थी और जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ जा सके, सामाजिक बदलाव आ जा सके,
के इनोवेशन के अंदर योगदान अगर मेरा रहे तो इसके लिए मैं याद रखा जाना चाहूंगा। ये रतन टाटा के शब्द थे। और आखिर के दिनों में हमने देखा था कि वो सोशल मीडिया पोस्ट इंस्टाग्राम वगैरह पे भी डेब्यू हुआ था, कुछ पोस्ट उनके द्वारा इंस्टाग्राम पे भी दी गई थी, सोशल मीडिया पे भी वो पोस्ट करते रहे थे। तो ये जो एक शख्सियत थी रतन टाटा की, जिसके अंदर जिनका योगदान कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, फिलॉन्थ्रॉफी के अंदर था, और जो उनका टेन्योर था 1991 से लेके 2012 तक का 21 साल का टेन्योर, जहां जिस दौरान भारत ने भी काफी नई बुलंदियों को छुआ, इंडियन इकोनॉमी जो एक नई हाइट्स पे पहुंची, और इसमें टाटा ग्रुप में भी काफी तेजी से रफ्तार देखने को मिली। टीसीएस की शुरुआत हुई और टीसीएस जो है अब $30 बिलियन की मार्केट कैप की कंपनी बन गई है। तो टाटा इंडिगो जो है एक बड़ी जो फेमस कार थी आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, वो 98 में लॉन्च की गई। वर्ल्ड की सबसे सस्ती कार 2008 के अंदर टाटा। जी अनुराग, निश्चित तौर पर देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति रतन टाटा का जाना है। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी अपडेट आते हैं रतन टाटा से जुड़े हुए, रतन टाटा के अगर हम कारोबारी सफ़र की बात करें उससे जुड़े हुए सारे आपके सामने हम लेकर आएंगे। लेकिन ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि ये दुखद खबर है हम सभी के लिए। लेकिन चलिए, ज़िंदगी आगे बढ़ती है, हम भी थोड़े आगे बढ़ जाते हैं और बाज़ार की बात करते हैं। लगातार 6 सत्र की बिकवाली के बाद बाजार में परसों तेजी आई। कल एक अच्छी हमें लगा कि रिकवरी आ जाएगी, हालांकि पूरी रिकवरी को बाजार ने सरेंडर कर दिया बाजार बंद होते होते। आज के लिए भी संकेत ठीक ठाक हैं। गिफ्ट निफ्टी देखिए करीब 110 अंक ऊपर है। अमेरिकी बाजारों संकेत ठीक है। मिडिल ईस्ट से कोई बुरी खबर नहीं आई है। तो क्या कुछ बाजार में आपकी रणनीति होनी चाहिए, इस पर जरा फोकस करते हैं और पहले 4 तस्वीरें लेकर आते हैं। डाउ एसएनपी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें 25,200 के आसपास आके कारोबार कर रहा है। कल हमने देखा था कि 25,000 के नीचे फिर से निफ्टी ने गोता लगाया, ऊपरी स्तरों से करीब 250-300 अंक नीचे फिसल के। हालांकि एफआईएस की कैश मार्केट में लगातार 8वें दिन बिकवाली हो रही है। 8 दिनों में करीब 60,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। बस उसमें एक अच्छी चीज है, अगर आप उसको रीड करना चाहें तो वो ये है कि बिकवाली का जो क्वांटम है, जो साइज है, वो धीरे धीरे थोड़ा सा घट रहा है। कल 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की है। कच्चे तेल को लेकर थोड़ी सी राहत है। हमने देखा था कि $80 के ऊपर ब्रेंट क्रूड के भाव निकल गए थे, लेकिन ब्रेंट क्रूड फिलहाल $77 के नीचे कारोबार कर रहा है। एक खबर और बड़ी है, वो है अदानी एंटरप्राइजेस से जुड़ी हुई QIP, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के जरिए कंपनी पैसे जुटा रही है। QIP खुल गया है और इंडिकेटिव जो प्राइस है वो है 2,962 रुपये प्रति शेयर का। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट फोकस में रहेगा। क्लीन चिट मिली है, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। तो एक पॉजिटिव खबर निश्चित तौर पर, देखते हैं सेंटिमेंट कितना सुधरता है। और L&T जो कंस्ट्रक्शन दिग्गज है, हम हाल फिलहाल देख रहे हैं कि जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज हैं उनमें रौनक आ रही है। L&T को 1,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो ये 4 खबरें आज हमारे खास तौर से 4 या 5 खबरें हमारे फोकस में रहेंगी। तो चलिए, इन 4 ट्रिगर्स पर नज़र तो ज़रूर रहेगी, पर अब निफ्टी की भी बात कर लेते हैं और समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि कल हमने देखा था कि RBI पॉलिसी मीट भी थी और उसके बाद जो है बाजार थोड़े से ऊपरी स्तरों से हल्के ज़रूर हुए। ऐसे में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, सबसे पहले समझेंगे FIIs और DIIs की पोजिशनिंग भी, और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 में क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपसे ही समझना चाहेंगे कि FIIs DIIs जो अपनी पोजीशंस हैं, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैश मार्केट में जो बिकवाली है FIIs की तरफ से वो लगातार हो रही है, पर FNO के डेटा किस तरीके से बिल्डअप हो रहे हैं डिम्पी, क्या वहाँ पे कुछ चेंज है? बड़े पैमाने पर नंबर्स में चेंजेस हुआ है और वो चेंजेस इस तरह से हुआ है कि आपको कैश मार्केट में जो आप देख पा रहे हैं लगातार 6-7 दिन के, तो 60,000 करोड़ का नंबर हो गया है जो FIIs ने बेचे हैं। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट में देखेंगे तो DIIs की तरफ से कोई मेजर बिकवाली नहीं होगी। लेकिन FIIs ने जो नंबर बेचे हैं सिर्फ कैश में नहीं है, बल्कि ये ऑप्शंस के अंदर भी हुआ है, फ्यूचर्स के अंदर भी हुआ है, स्टॉक्स के ऑप्शंस के अंदर हुआ है और स्टॉक्स के फ्यूचर्स में भी हुआ है। इसलिए मैं आपको नेट उनकी होल्डिंग्स बता देता हूँ। अब होल्डिंग्स उनकी सिर्फ 38% पे रह गई है, सिर्फ 38% पे। हमने 81% से सीरीज़ की शुरुआत की थी। ये सीरीज़ अक्टूबर से 2 दिन पहले ही शुरू हो गई थी।
तो उसके बाद हमने इस सीरीज़ की जब शुरुआत की तो आज मैं करीब करीब इसके ट्रेडिंग डेज अगर काउंट कर लूँ तो 7-8 दिन ट्रेडिंग डेज हुए। इस 8 दिन के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ये 81% की होल्डिंग्स घटकर करीब 38% रह गई है। एफआईज होल्डिंग इंडिया में अब 38% रह गई है, यानी कि 1/3। अब इसमें बड़ा हिस्सा शॉर्टिंग का हो चुका है, यानी कि करीब करीब 62% आप हिस्सा समझ लीजिए कि वो शॉर्टिंग का आ चुका है इसके अंदर। इसका फ़ायदा और इसका नुकसान क्या? फ़ायदा ये क्या है कि 81% पे अगर आप कोई चीज़ लेके आओगे तो आप कैसे चलाओगे आगे। तो आपने जब सीरीज़ ट्रांसफ़र लिया था तो आप 81% के साथ आए थे, सीरीज़ चल नहीं सकती थी, सीरीज़ हैवी थी, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 6-6.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट थे। अब कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी जस्ट चेक किए तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो चुकी है करीब 5,53,000, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट घटे हुए हैं। एक और पॉइंट भी है, एफआईज अब उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पे अपना बॉटम भी बनाएंगे। अगर उनको इंडिया से निकलना है तो एक अलग बात है, वो पूरा किसी भी देश से नहीं निकलते और ऐसे देश से बिल्कुल नहीं निकलेंगे जिसमें 7% की जीडीपी ग्रोथ FY25 के लिए पूरी में रखी गई है। और कल ही आरबीआई गवर्नर ने ये बात बताई है कि हमने किसी तरह का कोई जीडीपी ग्रोथ के अंदर कोई कट वट नहीं लिया है और बल्कि उल्टा बढ़ा रहे हैं 0.5% से। तो एक चीज़ ये बात क्लियर हो गई है कि एफआईज इंडिया में तो रहेंगे, ये सिर्फ चेक एंड बैलेंसेस हो रहा है। अभी जो करीब 38% की होल्डिंग है ये मैक्स टू मैक्स गिरेगी तो 20 से 20% तक गिर सकती है, एवरेज में आप पकड़ के चलो। जाने को तो 8 भी गई है, 9 भी गई हुई है, लेकिन अब आप एवरेज में मान के चलो कि 20% तक का एक एवरेज है। जैसे हमने आपको 75 से 78% का एवरेज पहले टॉप का बताया हुआ है, ऐसे बॉटम का भी एक एवरेज है। बॉटम का एवरेज है 20% के आसपास, तो ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, 18% की और गुंजाइश है। मैं इसमें मान के चलता हूँ 10% आप एफआईज और बेच देंगे तब भी आपका 24,800 शायद प्रोटेक्ट हो जाएगा। कल मार्केट की क्लोजिंग फिर से 25,000 के नीचे मिली। कल में हमने 25,200 भी टेस्ट किया है, आपको याद होगा जब तेज़ी बनी तो 25,200 तक भी गए और जब वापस से प्रॉफिट बुकिंग आई तो 25,000 भी खो दिया। तो ये जो मार्केट का एबनॉर्मल नेचर है कि एक ही दिन के अंदर, अच्छा ये सिर्फ आज का दिन नहीं है, ये 20 दिनों में आपने ऑल टाइम हाई टेस्ट किए थे, बैक टू बैक ऑल टाइम हाई टेस्ट किए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, और 20 ही दिनों में आपने अपनी सारी एवरेजेस को खो दिया, सिर्फ 200 दिनों के एवरेज को छोड़ के सभी एवरेजेस को खो दिया था। तो इसलिए मार्केट के अंदर जो उथल पुथल हो रही है ये एफआईज लेड से हो रहा है। ये हॉट मनी होती है, ये जब चलता है तो फिर देखता नहीं किसी को, और जब ये जाने पर आता है फिर नहीं देखता किसी को। इसलिए 20 दिन के अंदर हाई बना, इसलिए 20 दिन के अंदर लो बन गए, इसलिए 20 दिन के अंदर इतनी ज़बरदस्त वॉलिटिलिटी हुई मार्केट के अंदर। तो मैं इसी एफआईज के नंबर्स को और क्लियर करते हुए बता देता हूँ कि अभी ये पूरी तरह से सेटल नहीं हुए, थोड़ा सेटलमेंट का और विषय है। ये हो जाएंगे तो आपको एक अच्छा बेस तैयार मिल जाएगा, उस बेस का भरपूर फ़ायदा लेना। फिलहाल अभी सिर्फ एफआईज के नंबर पे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे ट्रेड आप लेवल्स के हिसाब से लेना। 24,800 लगाओ, 25,000 पे काट दो, 25,000 पे लो तो 25,200 तक में काट दो। इस तरह से छोटे छोटे ट्रेड करके लो, बड़ा पैसा भी सिस्टम में मत डालो। ठीक है, तो आपके लिए एफआईज के आंकड़ों का विश्लेषण भी हो गया और बाजार को लेकर मोटा मोटी एक राय मिल गई। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें, निम्पी, कल हमने देखा कि जिस तरह से तेजी सरेंडर किया बाजार ने, थोड़ा सा निराशा लोगों को हुई होगी, लेकिन यही है कि हाँ, जो क्रूशियल जो रेजिस्टेंस थे वहीं जाकर बाजार अटका। ये बताइए कि बाजार चले या ना चले रफ्तार से, लेकिन क्या जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो ऊपर आ गए हैं अब? हाँ, थोड़ा सपोर्ट लेवल ऊपर तो मैं नहीं कहूँगा, बट यह है कि हाँ वो पक्का हो रहा है। वही सपोर्ट लेवल को थोड़ा सा मैं सीमेंटेशन या इसको मैं बोलूँगा थोड़ा पक्का हो रहा है। वो 24,800-700 वाली रेंज है, क्योंकि यहाँ पर आके हम देखिए, हमने जब मार्केट के अंदर शुरुआत की अक्टूबर सीरीज़ के अंदर, मैं बार बार आपको अक्टूबर सीरीज़ इसलिए लेके जाता हूँ क्योंकि वहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी और वहीं से ही सारी चीज़ों का काम शुरू हुआ था। सितंबर में तो आप कुछ देख ही नहीं रहे थे, सितंबर में तो चले ही जा रहा था मार्केट, लेकिन जब अक्टूबर आते आते अति हो गई। लेकिन जैसे हमने अक्टूबर के मंथ में प्रवेश किया उसके बाद से उस अति को थोड़ा बहुत ठंडा किया गया। ये जो ओवर हीटेड वाला कंसेप्ट था उसको थोड़ा कूल डाउन किया गया। कूल डाउन होने की प्रोसेस 1000 पॉइंट निफ्टी को और करीब 2500 पॉइंट बैंक निफ्टी को दे के चुका के पूरी करनी पड़ रही है। तो ये पॉइंट ठीक है कि पुट कॉल रेशो वगैरह इस समय सारा ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, अभी भी पूरा मेटल सेटल नहीं हुआ है। मैं इसका एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखूँगा, वो मैं बताने के लिए मेरे लिए सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी मैं ये पॉइंट अभी कहना चाहता हूँ कि अभी पूरा तरह से मेटल सेटल नहीं हुआ। पुट कॉल रेशो ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा सेटल होने के लिए बाकी हैं। तो इसलिए आप एक काम करो, 24,800, 24,700, 24,600 ये सारे के सारे अहम सपोर्ट एरियाज़ हैं।
और इन सबका सपोर्ट एरियाज को मानते हुए छोटे छोटे ट्रेड लो, कोई भी बड़ा ट्रेड मत लो। 25,000 पहला सौदा, 25,000 दूसरा सौदा। और मैं बताता हूँ, जब बाजार गिरता है ना, गिर के एक बार रुक रहा होता है, कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बॉय की तरह होता है। तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाओ। ये मार्केट का वही फेस चल रहा है, गिरावट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट करेगा। इस कंसोलिडेशन में वो बता के जाएगा कि मैं 25,200 पे रुकूंगा, वो बता के जाएगा कि मैं वापस 24,800 पे भी रुकूंगा। तो इससे ज़्यादा डिसिप्लिन मार्केट आपको नहीं मिल सकता। शॉर्ट वर्ट करना नहीं मार्केट के अंदर, आराम से ट्रेड लेना है, छोटे छोटे ट्रेड लेना है। थोड़ा और एफआईज का मामला सेटल हो जाए, फिर आपको एक लंबी रैली या एक बड़ा मूव के लिए आप तैयार हो जाइएगा। वो किसी भी तरफ होगा, जब होगा तब होगा, लेकिन वो होगा बड़ा मूव, ये बात मान के चलिएगा। ठीक है, बाजार को लेकर, निफ्टी को लेकर ये व्यू। लेकिन आज दिन भर हम भारत के अनमोल रतन टाटा को याद करते रहेंगे। देश अलविदा कह रहा है, अंतिम विदाई दे रहा है उनको। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। निकुंज सर, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी क्षति, मतलब इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। आप कैसे याद कर रहे हैं? आपके बहुत ही करीबी रिश्ते हैं टाटा ग्रुप के साथ भी। देखिए अभिषेक, अगर दुनिया में एक कोई पैंथियन बनाया जाए और उस पैंथियन के अंदर अगर दुनिया के बड़े नामी लीडरों के बारे में अगर हम कुछ रखें, तो रतन टाटा का जो नाम रहेगा उस म्यूजियम के एक पैंथियन पे रहेगा। इफ अ पैंथियन ऑफ ग्रेट लीडर्स हैज टू बी मेड, रतन टाटा's नेम वुड ऑलवेज बी देयर ऑन द पेडेस्टल। रतन टाटा और टाटा ग्रुप ने एक जो पूरा का पूरा बिजनेस क्रिएट करा है, उस बिजनेस का एक पर्पस था, वह था ग्रोथ विथ रीजन, क्रिएट शेयर होल्डर वैल्यू, और वह जो ग्रोथ आई है वह कस्टमर सेटिस्फैक्शन में पूर्ण कैसे रह सकती है। रतन टाटा ने जब टाटा सन्स की कमान संभाली थी, उस समय इंडिया खुल रहा था। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उस समय सरकार ने अनाउंस कर दिए थे। उसके बाद टाटा ग्रुप ने अपने बिजनेसेस को बड़ा करा, वह ग्लोबल गए, उन्होंने बिजनेसेस अक्वायर करे, उन्होंने इंश्योर करा कि जिस भी बिजनेस में वह हैं वहाँ पर या वो नंबर 1 या नंबर 2 होंगे। रतन टाटा ने टीसीएस की स्थापना करी जब इंडियन आईटी सेक्टर खुल रहा था। आज टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। रतन टाटा ने कोरस अक्वायर करा और एक स्टील, इंडियन टाटा स्टील को ग्लोबल लेवल पर ले गए। टाटा मोटर उस समय एक ट्रक की कंपनी थी, उन्होंने भारत की पहली इंडिजिनाइज कार या भारत में बनी पहली 100% कार इंडिगा बनाई। उसके बाद उन्होंने जेएलआर अक्वायर करी टाटा मोटर के अंदर। उसके बाद उन्होंने जाकर के इंडियन होटल्स में एक्विजिशंस करे, फिर टाटा कंज्यूमर्स में एक्विजिशन करे, जिसको वो ग्लोबल लेकर के चले गए। 2008 के बाद जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में कंपनीज अपने लोगों को अपनी बैलेंस शीट्स श्रिंक कर रही थी, रतन टाटा उस समय रिस्क लेकर के टाटा की बैलेंस शीट एक्सपैंड कर रहे थे। कोविड की बात करें, जहाँ पर लोग बिजनेसेस बंद कर रहे थे, कटाई छटाई हो रही थी, टाटा ग्रुप ने इंश्योर करा कि उन्होंने एक भी एम्प्लॉय को काम से नहीं हटाया, उन्होंने पूरी सैलरीज बांटी। वह हमेशा डटे रहे, क्योंकि टाटा ग्रुप जो है एक प्रकार का ग्रुप है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड क्रिएटिंग वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स, इन्हीं जो हम कह सकते हैं ना पिलर्स पर यह टाटा ग्रुप खड़ा हुआ है। रतन टाटा इज रिमेंबर्ड एज अ बिजनेस लीडर, बट आई थिंक रतन टाटा वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। टाटास का जो सोल पर्पस है वह है कि सोसाइटी को वापस कैसे दे सकते हैं, और शायद यही कारण है टाटा सन्स की जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो ट्रस्ट के पास है। वही ट्रस्ट है, वो चैरिटेबल बिजनेसेस करते हैं, वो चैरिटेबल काम करते हैं, बिजनेस नहीं चैरिटेबल काम करते हैं, अस्पताल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। हम जानते हैं कि टाटा किस प्रकार की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। तो जो टाटा ग्रुप है वह एक ग्रुप ग्रोथ विद अ पर्पस, give back to the society, create shareholder values, keep on innovating, keep on making changes, and ensure that you are the best in the league when it comes to governance standards, when it comes to giving back to the shareholders, and when it comes to coming back to the society. हम बात नहीं करते हैं
अभिषेक, डिम्पी, सृष्टि, मगर रतन टाटा जब वह रिटायर हुए उन्होंने उसके बाद 3 इन्वेस्टमेंट्स करें। एक बड़ी कंपनी है जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट करा था ओला, जो आज पब्लिक हो चुकी है, पेटीएम में उन्होंने इन्वेस्ट करा था, ग्रो में उन्होंने इन्वेस्ट करा था। तो देखिए रिटायरमेंट के बाद भी रतन टाटा एक प्रकार के इन्वेस्टर थे। वो जो इन्वेस्ट कर रहे थे उसका पर्पस ये नहीं था कि उनको पर्सनल वेल्थ क्रिएट करनी है, उनका पर्पस ये था कि भाई उस समय के यंग एंटरप्रेन्योर्स पर वो बेट करना चाहते थे। और देखिए किस प्रकार की नज़र थी उनकी। आज ओला कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पेटीएम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ग्रो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो एक बड़ी क्षति है, एक बड़ा लॉस है। हम रतन टाटा की जीवनी से सीख ही सकते हैं, लोगों को बता ही सकते हैं और उनकी जो लेगेसी है उससे इंस्पायर रह सकते हैं। मेरा तो ये मानना है। निकुंज साहब, बहुत तरह के उन्होंने बिजनेस टर्न अराउंड्स किए हैं और वो विजनरी रहे हैं, बट ऐसे में जैसे आप बता रहे थे कि कैसे उन्होंने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का टर्न अराउंड किया है, बट आपके लिए मेजर लीडरशिप टेकअवेज क्या रहे हैं? क्योंकि आप टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनकी पूरी लीडरशिप को क्लोजली ट्रैक भी करते हुए नजर आए हैं, तो ऐसे में जिस तरीके की वो फिलैंथ्रोफी चीज़ें देखते थे, साथ ही अपना मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो डोनेशन में देते थे, काफ़ी सरल जीवन शैली थी, आपके लिए उनके क्या मेजर लीडरशिप टेकअवेज हैं और आने वाली पीढ़ी क्या कुछ याद रखेगी? देखिए लीडरशिप ट्रू वही होती है जिसमें आप ग्रोथ विद अ पर्पस में बिलीव करें। आप अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचें, अपने शेयर होल्डर्स के बारे में सोचें, अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल्स को आगे करें और अपने बिजनेस को फ्यूचर रेडी करें। रतन टाटा ने पूरे टाटा ग्रुप को शायद इन्हीं बुनियादी हम कह सकते हैं फ्रेमवर्क पे ही उन्होंने चलाया है। उनका एक सिंपल पर्पस था, दैट बी द बेस्ट इन द बिजनेस, वेदर इट इज़ द प्रोडक्ट, वेदर इट इज़ द सर्विस, वेदर इट इज़ द सेक्टर यू आर रिप्रेजेंटिंग। और के मिस्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रतन टाटा के साथ एक काफ़ी पर्सनल रिलेशनशिप था, इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। के साहब थैंक यू वेरी मच। रतन टाटा साहब की लेगेसी आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? I would put it this way that it is impossible for me, or for that matter for anybody else, to describe the enormous legacy that Mr. Ratan Tata leaves behind. You know, there have been so many legends in this country, but there was nobody like him. Unka jo vision tha, he had extraordinary vision, incredible vision, and a truly outstanding and an extraordinary human being. He lived a very simple life, despite all the achievements that he made. He created so much wealth for his shareholders. He created so much wealth for the community, for the country. But he himself lived a very, very simple life. Also in his business, he had so much conviction in what he did. You know, under his leadership, the Tata Group grew from strength to strength. He had the vision, he had the courage to make some extraordinarily successful acquisitions for the Tata Group, which in those days must have been a very, very difficult decision to take. You know, whether it was in Tata Motors where the Tata Group acquired JLR, whether it was Tata Motors where they acquired Chorus, whether it was Tata Consumers where they acquired Tetley. These were all gigantic companies globally. And for an Indian company to go and acquire, to go on the global stage and acquire those companies really required a huge amount of courage. So in those days, overseas, nobody could imagine that an Indian company would go abroad and acquire such gigantic companies. You know, many years ago, and I said that to another channel, when I was driving from Budapest in Hungary to Prague in Czechoslovakia, I remember at two places I saw boards of Tata Group along the way. Now, an Indian company in those days to be seen globally on the global stage like this was something really extraordinary. But I think whilst we've had extraordinarily strong leaders, what really separated Mr. Tata from any other legend was his humility and his incredible simplicity. And despite creating wealth for the community and the country, he always remained a very simple man, easy to approach, willing to talk to anyone. He spoke to anyone and everyone in the same tone, in the same language, in the same manner, whether you were a really a senior person or you were a nobody in life. So he was such a simple man. He was very philanthropic in what he wanted to do. He wanted to help people. He helped so many startups. He encouraged the youth of the country. I think his memory will remain forever and ever. ठीक है,
क्योंकि सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने कीमती समय अपना निकाला और अपनी श्रद्धा सुमन हमारे सामने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और कौन कहता है कि सिंप्लिसिटी के साथ जीवन में बड़ा नहीं हो सकते। रतन टाटा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सिंप्लिसिटी से भी जीवन में अपने आप को बड़े महान व्यक्तित्व को पाया जा सकता है। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मार्केट पे लौट के आते हैं और जरा अवनी भट्ट और किरण जानी को अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं ताकि वो आपको ये बता पाएँ कि आज ट्रेडेबल शेयर कौन कौन से हैं। अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। किरण आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अवनी आपसे चल रहे हैं शुरू, एक तो जरा मार्केट का रिदम बताइए और दूसरा अपने शेयर्स भी। एक बार अनम्यूट कीजिए अवनी, उसके बाद आवाज आएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल निफ्टी एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस लेवल हमने मेंशन किया था कल एफएनओ शो में भी जो मेंशन किया था वहीं से नीचे हमें सेल ऑफ दिखा है। लेकिन ये जो सेल ऑफ है उस सेल ऑफ में इंडिया विक्स में कोई बढ़ोतरी हमें नहीं दिखी है। तो इंडिया विक्स थोड़ा सा सेटल हो रहा है 15 के नीचे, 14 के ऑलमोस्ट 14 के आसपास आ चुका है। तो ये कंफर्ट लेवल है। तो मेरे हिसाब से अभी आने वाले कुछ दिनों में ये एटलीस्ट इस हफ्ते के एंड तक नीचे 24,800 और ऊपर के तरफ 25,200 से 250 का रेंज, इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट होना चाहिए। तो अब स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज, ये दोनों ही चीजें हमें फॉलो करनी है बिकॉज इस हफ्ते के लिए मेरे हिसाब से अभी ये मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,800 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर 50,800 टूटता है तो हम फिर से नीचे 50,400 के तरफ चलेंगे और ऊपर की तरफ 51,500 का रेजिस्टेंस है। जो बायस है थोड़ा सा पॉजिटिव के तरफ टिल्ट हो रहा है। तो यहाँ से अभी मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ी इंटेंसिटी के साथ में सेल ऑफ हमें दिखेगा। काफी सेटल होते आ रहा है और एफआईआई का भी जो डेटा है वो काफी नेगेटिव ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ से अब बहुत ज्यादा गिरावट की हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखेंगे। ठीक है, तो बाइंग ऑन डिप्स कर सकते हैं 24,800, जैसे हम सुबह भी आपको नोटिस करवा रहे थे। एग्जैक्टली अवनी ने वही लेवल आपको बताए। अवनी ने ये बात भी बताया कि डिसिप्लिन बॉय की तरह होगा, एक बड़ा पैसा भी नहीं बनेगा, धीरे धीरे करके पहले पक्का हो जाए बाजार, इसलिए 25,200 भी बताया। बैंक निफ्टी के अंदर 50,800 नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर आके एफआई थोड़ा बहुत सेटल हो जाएंगे, विक्स सेटल हो जाएगा। फिर अच्छी खबर आए या ना आए, बुरी खबर आए या ना आए, मार्केट अपने हिसाब से उसको उड़ा के लेके जा सकता है और उसका जो टारगेट होगा 51,500 होगा। तो आपको मोटा मोटी रेंज समझ में आ गई, 50,800 से 51,500 और इधर 24,800 से 24,200 500 तक की रेंज बनेगी। अब जरा शेयर्स पे आते हैं। किरण सर आपसे कर रहे हैं शुरू, शेयर्स बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल मार्केट में एक अच्छा खासा बॉटम बन चुका है और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी तेजी आ सकती है। फिर भी हम फ्रंटलाइन की तरफ ही जाएंगे। अक्टूबर सीरीज जनरली हमने देखी कि पीएसयू बैंक्स के लिए काफी अच्छी होती है, तो हमारा पहला पिक जो रहेगा वो पीएसयू बैंक्स में से रहेगा, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। हम देख रहे हैं कि लास्ट एक वीक से भले ही बैंक निफ्टी नीचे, लेकिन पीएसयू इंडेक्सेस या तो पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स आप देखोगे तो इतने कुछ गिरावट भी नहीं है। इनफैक्ट कल का दिन अगर हम छोड़ दे तो बाकी के 2 दिन जहां बैंक निफ्टी नीचे थी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। तो काफी स्ट्रेंथनिंग स्टॉक है, ऑलरेडी वहां पे ओआईबी बिल्डअप हम देख रहे हैं लॉन्ग साइड के ऊपर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 246 245 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में हम 260 तक के टारगेट देख रहे हैं, 234 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। एक दूसरा जो कॉल है वो आईटी में है। जनरली हमने देखा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और आईटी इंडेक्स इन्वर्स चलते हैं, लेकिन कल जिस तरह से यूएस मार्केट के अंदर हमने एक उछाल देखा है, कहीं ना कहीं आज हमारे आईटी स्टॉक्स के अंदर एक वो रेप्लिकेशन होना चाहिए। सो इन्फोसिस हमें लग रहा है कि यहाँ से एक बार बाई करना चाहिए। इन्फोसिस का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ऑल टाइम हाई के आसपास ब्रेकआउट दे रहा है। 1900 का लेवल जो क्रॉस नहीं हो रहा है वो क्रॉस हो चुका है। सो 1950 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे 1980 के टारगेट के लिए एंड 1934 ऐसा स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इन्फोसिस हमारी तरफ से बाई प्रेफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही इन्फोसिस, ये दोनों ही काउंटर्स पर नज़र रखें। देखिए मार्केट की हाल फिलहाल की वॉलेटिलिटी में दोनों ने ही पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो अब शायद जब तेज़ी देखने को मिले एक तरफा तो वहाँ पे ये दोनों ही काउंटर्स पर आप फोकस कर सकते हैं। पर अवनी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि आपके रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं, बताइए। मेरा जो व्यू है फार्मा सेक्टर पे, ये एक अग्रेसिव कम
डिफेंसिव प्ले रहा है ऑल थ्रू आउट बजट के डे से लेकर के अभी तक हम देखें तो तेजी में भी स्टॉक्स चले हैं और मंदी में ज्यादा गिरावट हमें नहीं दिखी है। तो इसमें से सबसे अच्छा जो अभी फिलहाल इस लेवल पे हमें लग रहा है वो है सिप्ला। ये एक ब्रेकआउट ट्रेड रहेगा, कल ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और वहां से आखिर में थोड़ा सा नीचे रिट्रेस हुआ है, तो एक अच्छे लेवल पे है, अच्छा मौका है इसमें खरीदारी करने का। 1680 का कल का क्लोज था इसका। इसमें हम खरीदारी करके चलेंगे ऊपर की तरफ 1780 तक का टारगेट रहेगा और 1630 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। और ये ब्रेकआउट जो है वो 6 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद आया हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये मूव काफी तेजी से, काफी रफ्तार से हमें देखने मिल सकता है। और दूसरा पिक मेरा भी आईटी क्षेत्र से रहेगा, वो है HCL टेक। HCL टेक में हमने देखा है कि ये कल हमने सजेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, तो HCL टेक में 1800 से 1805 के रेंज में हम खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर 1870 और 1900 का टारगेट रहेगा और नीचे 1770 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। और तीसरा एक जो बैलेंस आउट करने के लिए इन केस अगर थोड़ी गिरावट होती है तो शॉर्ट साइड पे स्टॉक रहेगा IGL। तो IGL में ब्रेकडाउन दिखा है, कल 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद दिया है और लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी नजर आ रहा है। इसमें कॉल्स में काफी हैवी कॉल राइटिंग पोजीशंस है, 540, 550 और 560 के स्ट्राइक्स पे। तो इसमें ऊपर चलना थोड़ा मुश्किल होगा। 535 के आसपास हम इसे अक्टूबर का फ्यूचर इसमें बेच सकते हैं और 516 का इसका टारगेट रहेगा एंड 547 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, तो 3 कॉल्स अवनी की तरफ से आती हुई, पहले एक बार आपको क्विकली रीकैप करा दें कि किरण जी की नज़र जो है बैंक ऑफ बड़ौदा और इन्फोसिस पर है। दोनों ही बाय साइड के ट्रेड है। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 260 रुपये के टारगेट्स देख रहे हैं, साथ ही इन्फोसिस 1980 यहाँ पर उनके टारगेट्स हैं। अवनी की बात करें तो यहाँ पे 3 कॉल्स आती हुई अवनी की तरफ से। देखिए, एक तो फार्मा क्षेत्र में सिप्ला उनको पसंद आ रहा है, यहाँ पे 1780 के टारगेट्स को वो ध्यान में रख रहे हैं। स्टॉप लॉसेज आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। साथ ही साथ बाय करना है तो HCL टेक भी उनको काफ़ी पसंद आ रहा है IT स्पेस से, पर जिस तरीके से मार्केट में वॉल्टिलिटी देख रहे हैं कि दोनों ही साइड मौके मिल रहे हैं, लॉन्ग्स और शॉर्ट, तो ऐसे में अगर आपको शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है तो IGL पे नज़र लगा सकते हैं। अगर मार्केट्स में थोड़ी सी गिरावट आई तो शायद IGL यहाँ पे 516 के टारगेट्स आप ध्यान में रखें। स्टॉप लॉस 547 का आपको लगाना है। तो सभी कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। फिलहाल आपको 5 कॉल्स मिली हैं, कुछ समय में और भी एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे हमारे साथ, पर उससे पहले आइए समझ लेते हैं कि खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स पर आज रहेगी नज़र। और खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं, चलिए उनके पास चलते हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आज फोकस में। गुड मॉर्निंग सृष्टि। सबसे पहले बात करेंगे जी के। यहाँ पे इनकी जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी है वो कंपनी को एक क्लीन चिट दे चुकी है, कोई मटेरियल इरेगुलरिटीज़ नहीं है। कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी फरवरी 2024 को हुई थी, जहाँ पे कुछ एलिगेशंस आए थे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को लेके, जो शेयर होल्डर्स राइट्स है उनके प्रोटेक्शन को लेकर। तो एक टाइप से पॉजिटिव नज़रिया कंपनी के लिए बन रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस के लिए 4200 करोड़ का QIP खुल चुका है। इंडिकेटिव इशू प्राइस 6% डिस्काउंट पे। वही ओला इलेक्ट्रिक की जो है प्रॉब्लम्स और बढ़ते जा रही हैं। यहाँ पे जो है हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने जो है कंपनी को सबमिट करने को कहा है। जो एलिगेशंस आए हैं, आपके जो ग्रीवांसेस आ रहे कंज्यूमर्स को, उनको लेके, और ये जो उन्होंने एक टेस्टिंग एजेंसी होती है ARIA, उनको डायरेक्ट किया कि ये रिस्पॉन्स उनसे लें। ऑफकोर्स कल हमने पता चला कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उनको भी जो है ओला इलेक्ट्रिक को जवाब देना पड़ सकता है। तो ऑफकोर्स स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में भी जो है यहाँ पे कंपनी ने एक्नॉलेज किया कि कंपनी को एक साइबर अटैक हुआ है, रिजल्टिंग जो आपके जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है उसके कारण हुई है, कुछ डेटा लीकेज हुई है और कंपनी ने जो है स्वीकार किया कि ये हुआ है। कंपनी कह रही है कि ओवरऑल ऑपरेशंस इम्पैक्ट नहीं आएगा और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ जो उनकी बातचीत चल रही है। और याद रखिए, कंपनी जो है मद्रास हाईकोर्ट को भी अप्रोच किया है और जहां मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जितने पार्टीज़ हैं सारे इन्फॉर्मेशन को डिसेबल कर दें। ब्रिटानिया जो है अपनी नई चीज़ फैक्ट्री भी खोलने वाले, इनॉग्रेशन होगी और ये लोकल प्रोडक्शन करने वाले लाफिंग काउ के प्रोडक्ट्स को लेके। JM फाइनेंशियल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। CCI ने अप्रूव की है 2 एंटिटीज़ की रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी के साथ। और वही IDFC फर्स्ट बैंक का एमलगमेशन का आज रिकॉर्ड डेट है, तो ये ध्यान से सुनिएगा। और आखिर में हमारी ET नाउ स्वदेश की हमेशा
चेष्टा रहती है कि इन्वेस्टर्स को हम अवेयर करें कहाँ गलत हो रहा है, स्मॉल कैप्स में, माइक्रो कैप्स में, एसएमईज में और कैंटेबल रिटेल में। यहाँ पे जो है एनएससी ने एक वार्निंग लेटर दे दिया है कंपनी को। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक रिसर्च रिपोर्ट है वेंचुरा का, उन्होंने डिस्क्लोज किया कि ये नॉन कंप्लायंस हुआ है लिस्टिंग नॉर्म्स के साथ, तो एनएससी ने पुल अप किया है, तो कैंटेबल रिटेल में नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज मूवमेंट देखने मिल सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर रहेगी नज़र। कुछ काउंटर्स पर चर्चा भी करेंगे हमारे एक्सपर्ट से जल्द ही, पर आइए उससे पहले समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स कहां पर आई हैं और चलेंगे वरुण के साथ। वरुण, गुड मॉर्निंग, कहां पर आई हैं रिपोर्ट्स, बताइए। गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो शुरुआत करूंगा मास फाइनेंशियल्स के साथ, जहां पे इक्विटीज की रिपोर्ट है और कवरेज की शुरुआत की है। खरीदारी की सलाह और 401 रुपये के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि इनके जो ओवरऑल लेंडिंग मॉडल है वो काफ़ी बेहतरीन है और अगले 2 से 3 साल में इनका AUM जो है वो 2 गुना हो जाएगा। एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स जो है वो भी इस कंपनी की काफ़ी बेहतर है। इसके लिए इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है और 401 रुपये का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर्स पे गोल्डमैन की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 1525 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि HUL ने प्राइजेस बढ़ाई है, खासकर सोप यानी कि साबुन की कीमतें जो है उसमें बढ़ोतरी की है, करीब 5 से 7% के आसपास के ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है उसमें बढ़ोतरी की है और इसके चलते कहीं ना कहीं गोदरेज कंज्यूमर्स की भी एबिलिटी बनती है कि अपने प्राइजेस जो है उसको हाइक करे। और ये ओवरऑल सोप सेगमेंट जो है गोदरेज कंज्यूमर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो करीब 35% के आसपास का कंट्रीब्यूशन जो है वो ये कारोबार करता है। तो कहीं ना कहीं खरीदारी की सलाह है 1525 के प्राइस टारगेट के साथ। वरुण बेवरेजेस, HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 780 का प्राइस टारगेट है। इन्होंने हाल ही में जो फंड रेज किया है उसके चलते बैलेंस शीट जो है वो इस कंपनी की काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है। QIP के चलते करीब 4% के आसपास का इक्विटी डाइल्यूशन होगा, लेकिन हाँ आगे की ग्रोथ जो है वो इस कंपनी की काफ़ी बेहतर है। GMR एयरपोर्ट, जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, टारगेट प्राइस 106 का दिया है। इनका कहना है कि जो नागपुर एयरपोर्ट के साथ इन्होंने कंसेशन एग्रीमेंट जो साइन कर लिया है, फाइनली एक अच्छा मूव है। हालांकि एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन हाँ स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। आगे चल के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है वो इस कंपनी की काफ़ी बेहतर रहने वाली है। और इंश्योरेंस कंपनियाँ, यहाँ पे गोल्डमैन की रिपोर्ट है। लगातार हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों पे रिपोर्ट्स निकल के आ रही है और अब गोल्डमैन की रिपोर्ट है। वैसे तो इन्होंने HDFC लाइफ पे खरीदारी की सलाह दी है, 820 का प्राइस टारगेट है, और SBI लाइफ पे भी खरीदारी की सलाह है और 2000 रुपये के प्राइस टारगेट इनके निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। इनका कहना है कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जो है ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनीज का काफ़ी बेहतर हो रहा है और VNB पोर्टफोलियो जो है खासकर प्राइवेट प्लेयर्स में वहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। वैल्यूएशन इन्हें लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के काफ़ी बेहतर लगते हैं। इसके लिए HDFC लाइफ और SBI लाइफ दोनों पे खरीदारी की सलाह है। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर रहेगी नज़र और ढेर सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स भी, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर वरुण बता रहे थे, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स का भी टेक लेते हैं। आज फोकस में रहेगा। दरअसल कंपनी के बोर्ड ने जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई थी, स्वतंत्र जांच कमेटी, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और कंपनी को क्लीन चिट दी है। जो भी रेगुलेटर्स ने आरोप लगाए थे कमेटी को जो जांच में पाया है कि कोई बड़ी अनियमितताएं नहीं मिली हैं। फरवरी 2024 में ये कमेटी फॉर्म की गई थी। हमारे साथ जुड़ गए हैं विवेक करवा भी वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 आवर्स स्वदेश पर। आपको क्या लगता है विवेक, ये कंपनी के बोर्ड ने ही फॉर्म की थी कमेटी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्लीन चिट दी है जी को। 128, 30, 150 मतलब इसी रेंज में ये शेयर रह रहा है। लास्ट टाइम जब अच्छी खबरें आई भी थी सोनी के साथ समझौते को लेकर, तो भी शेयर चला फिर ठंडा हो गया। कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं शेयर पर? अभिषेक, गुड मॉर्निंग और सबको गुड मॉर्निंग। देखिए, अब रेगुलेटर का नेक्स्ट एक्शन हमको देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं और हो सकता है कि वहां से कुछ जो भी अपील वगैरह क्या होता है लीगल पार्लेंस में, वो अगर हो सकता है क्या, वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है, मैंने कई बार ऐसे कॉन्ट्रेरियन जी पे बोला था कि एक मीडिया में शानदार कंपनी है और 130 जब आपको मिले, आपको इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। अब देखिए, ये मुझे नहीं मालूम था कि कमेटी आपको मतलब कंपनी को क्लीन चिट देगी वगैरह, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बाजार में अगर कोई भी स्टॉक को बढ़ना या गिरना होता है, उदाहरण के लिए अपने बाजार को भी अगर गिरना था तो कोई ना कोई कारण आ ही जाता है।
अब वो एक कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर कोई पॉजिटिव हो या फिर मर्जर एक्विजिशन अप्रूवल आ जाए, तो जो भी है बाजार को कोई ना कोई न्यूज मिल जाती है जिससे कोई भी शेयर ऊपर या नीचे जा सकता है। तो ऐसे कॉन्ट्रेक्ट मुझे लगता है कि 130 125 एक बहुत ही फेयर वैल्यू है जी का। तो इसके नीचे डाउन साइड आपको बहुत बहुत कम मिलेगा, और छोटी मोटी ऐसे जो भी अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो आपको एक अपटिक देखने को मिलेगा। ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पास है नहीं, तो क्योंकि कई बार जी मतलब जी पे बोलते रहता हूँ, इसके लिए मैं जस्ट अवॉइड कर रहा हूँ ताकि कोई कंप्लायंस इशू मेरे को नहीं आए। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट को लेकर ये व्यू, फेयर वैल्यू के पास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक खबर आई है, हम देख रहे हैं कि खबर नहीं बल्कि रिपोर्ट है वरुण बेवरेजेस को लेकर, और इस पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे अवनी जी, क्योंकि हमने देखा कि 550 रुपए के नीचे फिसला था शेयर, वहां से रिकवरी की कोशिश ये कर रहा है। HSBC ने बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है और 180 रुपए का उनका ये कहना है कि QIP लाने से 4% इक्विटी हिस्सेदारी कम होगी और बैलेंस शीट थोड़ी और हेल्दी हो जाएगी। वरुण बेवरेजेस, क्या आपको लगता है कि इसका बॉटम फॉर्मेशन इसका भी शेयर का हो गया है और अब ये चलने के लिए तैयार है? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। बिल्कुल, जो परसों के दिन में एक बहुत बड़ा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया था वरुण बेवरेजेस ने और अच्छे वॉल्यूम के साथ में हुआ है, तो मेरे हिसाब से अभी डाउन साइड तो रुक जाएगा। ऊपर चलने में शायद थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट होगा और उसके बाद चलेगा, क्योंकि अभी भी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके नीचे ही है प्राइस एक्शन। तो इसका जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो है अराउंड 615 के करीबन, और 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो है 608। तो ये जो 608 से 615 की रेंज है, वहां पे आकर के थोड़ा सा रुक सकता है स्टॉक। बट एक बार 615 के ऊपर बंद दे दिया, फिर हमें बड़ी रफ्तार से इसमें प्राइस मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, डाउन साइड डेफिनेटली इसमें अभी लिमिटेड है, तो एक अच्छा मौका है ये एक्यूमुलेट करने का, थोड़ा समय देना होगा आपको। था मौका है एक्यूमुलेट करने का वरुण बेवरेजेस को। कल हमने कंजम्पशन वाले जो शेयर थे FMCG बास्केट में, हमने चौतरफा कमजोरी देखी। ITC, नेस्ले, HUL ये शेयर 2.25% से लेकर 3.25% की गिरावट के शिकार हुए। अवनी जी, अगेन आपके पास ही मैं आऊंगा, क्योंकि हम ब्रिटानिया को हमने देखा है कि 6000 के सपोर्ट को बहुत अच्छे से होल्ड करके फिर से थोड़ा चलने की कोशिश में, कल एक प्रेशर वाला दिन जरूर रहा, लेकिन एक खबर आई है कि इन्होंने देश में चीज फैक्ट्री का उद्घाटन किया है और फैक्ट्री में द लाफिंग काउ प्रोडक्ट्स का उत्पादन होगा। ब्रिटानिया का शेयर आपको कैसा लग रहा है? क्या ये भी अकोमोलेशन जोन में ही शेयर है या फिर थोड़ा आपको वीकनेस बढ़ती हुई दिख रही है इसमें? जी, मेरे हिसाब से इसमें बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन आपको ट्रेंचेस में करनी चाहिए। अभी करंट लेवल पे काफी अच्छा है, सपोर्ट अच्छा है, बट ओवरऑल जो सेक्टर पे अभी दबाव बना हुआ है, इसमें थोड़ी बहुत गिरावट इसमें हो सकती है। तो इसमें सेकंड बाइंग लेवल जो होगा वो है 5990 का। अगर वहां पे आता है तो आपको इसमें और ऐड कर सकते हैं, तो इसको ट्रेंचेस में अभी बाय कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ ये स्टॉक धीरे धीरे करके चलना चाहिए अराउंड 6420 तक। ठीक है, 6420 का टारगेट आपके लिए ब्रिटानिया बन जाएगा। कल एक और शेयर और वायदा का शेयर है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। कल हमने बड़ी तेजी देखी एक्साइड में, और एक्साइड के साथ साथ हमने देखा कि हमारा राजा का शेयर भी चल रहा था, तेजी थोड़ी सी कम थी। किरण, जरा आप बताइए दोनों शेयरों में आपको क्या मजबूत लग रहा है? एक्साइड 500 रुपए के ऊपर आकर तो फिर से ये अब दिखा रहा है जोश, कितना चलेगा अभी शेयर ये? एक्साइड की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ये हमने कल हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ डिस्कस किया हुआ शेयर है। ओवरऑल अगर आप एक्साइड का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं एक जो डाउनफॉल चल रहा था, हमने देखा था कि 600 रुपए से स्टॉक नीचे में 463 460 तक आ गया। वहां से स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर और डेली चार्ट्स के ऊपर एक ब्रोकन कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। स्टॉक अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन था। कल हमने देखा है कि पहली बार स्टॉक ने 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज दिया है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो यहाँ से तेजी कंटिन्यू रह सकती है। कोई भी डिप आए 500 के आसपास तक तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल 500 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड देयर आर वेरी गुड चांसेस के ऊपर में अक्टूबर सीरीज के एंड तक हम 560 550 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो काफी बुलिश है डेफिनेटली एक्साइड इंडस्ट्री। करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो कल मार्केट्स के अंदर सुपरस्टार साबित हुए उसमें से ऑलरेडी टाटा ग्रुप के भी दो बड़ी कंपनी हैं, और आज आपको पता ही है कि रतन टाटा जी हमारे बीच में अभी नहीं रहे, लेकिन ट्रेंट और टाटा मोटर्स इन दोनों पे मैं एक बार टेक ज़रूर लेना चाहूँगा। कल की क्लोजिंग भी है,
आज उनसे जुड़ी हुई कंपनीज का एक अलग ही भाव, एक अलग ही रिएक्शन भी हो सकता है मार्केट्स में। लेकिन फिर भी टेक्निकली एक बार अवनी आप इन दोनों कंपनीज को चेक करना, ट्रेंट को और टाटा मोटर्स को। ट्रेंट में तो व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से इसमें इमीडिएट ट्रेडिंग टारगेट भी 8,500 का रहेगा। इसका एक कारण ये भी है कि अभी फेस्टिव सीजन आ रही है, सो ट्रेंड में एक अच्छा जो बाइंग है वो बना रहेगा, और कोई भी डिप आता है तो इसमें इमीडिएटली बाइंग आ जाएगी। सो ट्रेंड में व्यू पॉजिटिव है। 8,500 तक का ट्रेडिंग टारगेट रहेगा, और अगर वो सस्टेन करता है तो फिर शायद आगे चल सकता है। लेकिन ये जो है 8,500 का लेवल मेरे हिसाब से आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। और टाटा मोटर्स में टेक्निकली अगर देखें तो एक बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश है, लेकिन अभी ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है, वॉल्यूम्स भी कम है। आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर के तगार पे है, सो थोड़ा बहुत हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। ऊपर के तरफ जब 965 का लेवल अगर निकल पाता है तो उसके बाद हमें एक अच्छी तेजी देख सकती है। बट बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है, बट अभी भी 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है, सो वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी इमीडिएटली इसमें बाइंग की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल गुड्स के शेयर्स के अंदर भी कल अच्छी क्लोजिंग हुई है। आप सीमेंस को उठाएं, एबीबी को उठाएं, आपको दिख जाएगा वो। सीमेंस की कल क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रही है। किरण जी, एक बार ज़रा सीमेंस पे आपका टेक, आपको ठीक लग रहा है शेयर? तो सीमेंस की अगर हम बात करें तो प्रीवियसली भी हमने स्टॉक डिस्कस किया था, वहां से नीचे के लेवल से एक अच्छी खासी तेजी देखी। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे एक क्लियर कट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसका ब्रेकआउट 7200 के आसपास था। 2 दिन में काउंटर नीचे में 6800 से 7600 तक आ चुका है। तो रैली को चेज नहीं करते हुए कोई भी डिप आता है 75-7400 तक, तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। 7400 तक के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, कहीं ना कहीं ऊपर में 8000 तक जा सकता है सीमेंस, तो डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग करना चाहिए। कंजम्पशन के दो बड़े प्लेयर भारत के, एक तो आईटीसी और दूसरा एचयूएल, इनफैक्ट मैं तीसरा भी बोल ही देता हूँ, वो है नेस्ले इंडिया। कल इन तीनों में लाल निशान था। जरा दिखाइए एक बार। आईटीसी डेज लो बंद हुआ है, एचयूएल डेज लो बंद हुआ है, नेस्ले भी दिखा दो, नेस्ले भी दिखाओ लगे हाथ। नेस्ले भी ऑलमोस्ट डेज लो ही जाके बंद होने में कामयाब हुआ। ठीक है जी, इन तीनों शेयर्स के अंदर कहीं कोई आज पुल बैक का ट्रेड मिलेगा या फिर इनको फिलहाल अभी छोड़े, क्योंकि बॉटम बन रहा है। एग्रेसिव शेयर्स की तरफ जाना चाहिए, डिफेंसिव को छोड़ देना चाहिए। अवनी, इस पर आपका टेक क्या है? जी मेरे हिसाब से जो आईटीसी में जो स्ट्रक्चर है, इसका ऑप्शंस का जो डेटा है उसके हिसाब से 490 और 480 ये दोनों ही स्ट्राइक्स पे काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है पुट्स में। तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बन सकता है, यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। तो हम ओपनिंग का प्राइस देख लेंगे, और अगर सस्टेन करता है, ज्यादा गिरावट हमें इनिशियल फर्स्ट 10-15 मिनट्स में नहीं दिखती है, तो ये आज के दिन के लिए एक रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। ठीक है, एक दो शेयर और पता कर लेते हैं जो कल मार्केट्स के अंदर कहीं प्ले अच्छा देखने को मिला या फिर आज भी अच्छा देखने को मिल सकता है। अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एक बार ज़रा उस पर भी टेक ले लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे एक बार किरण सर आपका टेक बताना। सो रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कल चार्ट के अंदर लोअर टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। कहीं ना कहीं वो जो पैटर्न था वो फेल तो कर दिया है। अब डेली चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा सपोर्ट हम देख रहे हैं 2700 का, 2750 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। स्टॉक ने अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस भले ही ब्रेक कर दी है, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर काफी लंबे समय के बाद एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। मेरे हिसाब से ये जो डिप है वहां पे एक बार लॉन्ग करना चाहिए। 2700 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, कोई भी टिप आए नीचे लॉन्ग कीजिए। ऊपर में कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है वो 2800 का है। कल भी हमने देखा था 2800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था, तो मेरे हिसाब से तो लॉन्ग करना चाहिए 2700 के स्टॉप लॉस के साथ। 2800 हमारा पहला टारगेट रहेगा। जैसे 2800 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, आप ऊपर में 3000 तक की रैली भी देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी 2700 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, विवेक सर, ये पिरामिल एंटरप्राइजेस की दो कंपनी है, इनफैक्ट पिरामिल ग्रुप की दो कंपनी है, एक तो पिरामिल एंटरप्राइजेस और पिरामिल फार्मा से हो गई, और एंटरप्राइजेस का बिजनेस ऑफ फाइनेंस का है। ये वापस से उसी 1000 के आसपास आ गया। मैं सिर्फ टेक्निकल लेवल आपको नोटिस करा रहा हूँ, हाँ आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बोलना। पिरामिल एंटरप्राइजेस 1000 के आसपास आ गया, यहाँ से अच्छा पुल बैक मिलता है अमूमन, हमने देखा है ये पॉइंट। दूसरा पिरामिल फार्मा भी है। इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर कंपनी कौन सी है इन्वेस्टर्स के लिए?
मैं एक ही ग्रुप की 2 कंपनी लेके अपना एक्सपोजर ज़्यादा नहीं करना चाहता, एक ग्रुप की एक कंपनी रखूंगा, या तो फाइनेंस की या तो फार्मा की। अगर डिम्पी आप क्लियरली पूछो कौन सी बेटर है, तो ऐसे डिस्क्लोजर पिरामल फार्मा पिछले 2 साल से मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ, जब से ये 2 डिजिट फिगर में था, और आज भी ये मेरे पास और मेरे क्लाइंट्स के पास है। तो इसके लिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। ठीक है, तो आप मतलब कुल मिला के बात पिरामिड फार्मा की बोल रहे हैं। अच्छा, फिर आपने जब इतनी बात बता ही दी, तो आपका इसमें विजन क्या है सर? अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मेरे को इसके अंदर पैसा लगाना है, तो मैं क्या टारगेट समझूं अपने? 1-2 साल, 2 साल समझ लो चलो। मुझे लगता है कि अगले 2-2.5 साल में ये आपको करीबन 350 से लेके 400 मिल सकता है। कंपनी डेट फ्री होने के कगार पे है, उस प्रोग्रेस में चल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो फोकस है कंपनी का वो बहुत ही बेहतरीन है, और ऑलमोस्ट 70% इसका रेवेन्यू सीडीएमओ प्ले से आता है। और सीडीएमओ आज का थीम ऑफ द टाइम बोल दीजिए आप, चाहे फार्मा में, तो काफी चीजें हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और कई इनको अप्रूवल्स भी रिसेंट टाइम्स में मिले हैं। तो नेट नेट सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है। तो अब जैसे मैंने कहा, अगले 2-2.5 साल में आपको अगर ये 400 मिल जाए तो पॉसिबिलिटी है। फार्मास्यूटिकल्स के काफ़ी सारे शेयर्स डिस्कस हो रहे थे। अवनी तो बैक टू बैक आपको कुछ ना कुछ शेयर्स बता ही रही थी। सिप्ला भी उनकी लिस्ट में था। सिप्ला के अलावा एक चार्ट और एक डाटा मेरे को ऐसा लगा कि डीवीस लैब वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से कल बंद हुआ है। क्या और चलेगा? क्या ये पलट तो नहीं जाएगा? इसमें थोड़ा हेल्प करने के लिए अवनी वापस हमको हेल्प करेंगी। अवनी जी, जरा देखना डीवीस का चार्ट ठीक लग रहा है? कल की क्लोजिंग तो बहुत अच्छी हुई है इसकी। कि डिवीज का अगर देखें तो 12 सितंबर से जो हमें कंसोलिडेशन दिखा है, उसके बाद में ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ये ब्रेकआउट फेल तो नहीं होगा। इस ब्रेकआउट का टारगेट ऊपर के तरफ 6200 का बनता है। बट ट्रेडिंग के हिसाब से जब इतना स्टॉक 7-8% एक दिन में चल जाता है, तो हमेशा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूर होता है। तो इस रैली को चेज नहीं करनी है। थोड़ा सा अगर डिप मिलता है नीचे 5900 से 5850 के बीच में, अगर ये स्टॉक मिलता है तो वहां पे हम खरीदारी कर सकते हैं। और ऊपर 6000 और 6200, ये दो हम ट्रेडिंग टारगेट और इन्वेस्टमेंट टारगेट के हिसाब से मान सकते हैं। लैब यहाँ पर आज हम देख भी रहे हैं कि शायद थोड़ी लाल निशान में शुरुआत की तैयारी करने के हो सकती है डिवीज लैब की। पर एक और स्टॉक जिस पर विवेक आपका व्यू चाहिए था वो था जीएमआर एयरपोर्ट्स, क्योंकि जेफरीज की आज फिर से रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 106 के टारगेट्स दे रहे हैं। और कई समय से जिस तरीके से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है या फिर पूरे सेक्टर में जिस तरीके से हम ग्रोथ देख रहे हैं, जेफरीज काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है। पर क्या आप भी इसको अच्छा मानते हैं विवेक? आपका टेक जीएमआर एयरपोर्ट्स पे? कंपनी को प्रॉफिट दिखाना बाकी है, पहली चीज। और लॉस मेकिंग कंपनी आपको करीबन 90 या 93,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है। और ऑलमोस्ट इसका इक्विटी कैपिटल आप देख लीजिए तो नंबर ऑफ शेयर्स करीबन 1056 करोड़ रहेंगे। तो आपको अगर ईपीएस अर्न करना है ₹1 का भी, तो सोच लीजिए कि कंपनी कब जाके आपको मुनाफा दिखाने वाली है। हाँ, एयरपोर्ट्स वगैरह सब डेवलप हो रहा है इंडिया में, और आगे चल के भी होते रहेंगे। लेकिन इस वैल्यूएशन पे अगर आप सोच रहे हो कि कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट कमा के आपको ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करेगी, तो मुझे थोड़ा सा डाउट। और फेस वैल्यू कंपनी का 1 है खाली शेयर का। तो मतलब नेट नेट मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा इस बाजार में। मतलब इतना कोई बड़ा करेक्शन आया नहीं है कि ये बहुत अच्छा वैल्यूएशन आपको दिखने लग जाए। हाँ, ऊपर जा सकता है ऐसे सेंटीमेंट, और क्योंकि बाजार में आज के दिन सब कुछ ही चल रहा है। अच्छा, मतलब हिंदी में बोलते हैं ना, घोड़ा गधा सब कुछ चल रहा है, तो वो सिचुएशन है। लेकिन एज फंडामेंटल मैं थोड़ा सा सावधान ध्यान रहेंगे। और हालांकि ग्रोथ ज़रूर देखने को मिल सकती है, पर कंपनी के फाइनेंशियल्स में एक टर्न अराउंड और साथ ही वैल्यूएशंस का सपोर्ट आना बाकी है। पर एक बार किरण जी, आपसे भी एक टेक्निकल चेक मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि स्टॉक जो है ऊपरी लेवल से करेक्ट ज़रूर हुआ है, पर जिस तरीके से अपने मूविंग एवरेजेस के फिलहाल नीचे ट्रेड कर रहा है, एज ए ट्रेडर क्या रणनीति होनी चाहिए जीएमआर एयरपोर्ट्स में?
सर जीएमआर एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, डेफिनेटली इसके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे 90 रुपीज के, उसको ब्रेक किया हुआ है। और जैसे आपने बताया, इसकी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज लाइक 200 उसके नीचे 2 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। अभी देयर आर चांसेस कि अगर ये 90 के ऊपर आता है तो एक रिवर्सल पैटर्न हम देख सकते हैं। तो कंडीशनल बाय रहेगा। 90 रुपीज के ऊपर सस्टेन होता है जीएमआर एयरपोर्ट तो ही हमें लॉन्ग करना चाहिए। अगर 90 के ऊपर सस्टेन हो गया तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में अगेन 100-105 तक की रैली देख सकते हैं। तो कंडीशनल बाय अबव 90। ये ऊपर जाए और सस्टेन करे तब जो है आप इसमें बाय करें। एक कंडीशनल बाय ही है, इसके लेवल्स को ट्रैक ज़रूर करेंगे। पर आज इंश्योरेंस काउंटर्स पर भी नज़र रहेगी। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है जहां पे एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ दोनों में ही अपना नज़रिया भी पॉजिटिव बता रहे हैं और खरीदारी की राय बरकरार भी रखी है। अवनी, ये दोनों काउंटर्स में से ज़्यादा बेहतर कौन सा लग रहा है चार्ट्स पे? कहाँ पे ज़्यादा कन्विक्शन बनाएंगे? जी कन्विक्शन रहेगा एचडीएफसी लाइफ पे, क्योंकि एचडीएफसी लाइफ में इस पूरी गिरावट में बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाया है और ये 50 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली चार्ट्स पे, इसको हमेशा से सस्टेन किया है और वहीं से रिवर्सल भी हमें दिखा है। और कल तो इसने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 दिन का और 10 दिन का, उसके ऊपर भी बंद दे दिया है। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी लाइफ में अगर दोनों में से एक सिलेक्ट करना है तो एचडीएफसी लाइफ के साथ जाना चाहिए। करना है तो शायद एचडीएफसी लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है बजाय एसबीआई लाइफ के। इसके अलावा आज जो है आईटी काउंटर्स पर खास तौर से नज़र ज़रूर रहेगी क्योंकि अब जो है रिजल्ट सीज़न चालू ही होने वाला है और साथ ही साथ हमारे कुछ एक्सपर्ट्स भी इसको क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। पर इस पूरे स्पेस में एक बड़ा अंडर परफॉर्मर जो है वो विप्रो का काउंटर भी रहा है। हालांकि किरण जी, आप भी आईटी में ट्रैक ज़रूर रख रहे हैं, साथ ही इन्फोसिस आपकी पिक है, पर एक बार विप्रो पर भी अपना टेक दीजिए कि यहाँ पे क्या किस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है और क्या यहाँ पे कोई रणनीति बना के चल सकते हैं? तो जैसे आपने विप्रो का नाम लिया, मुझे लगा कि शायद आपको हमारा पुराना कॉल याद रहेगा जब हमने कहीं ना कहीं 440 के आसपास शेयर किया था। उसके बाद स्टॉक 600 रुपए तक गया, उसको हमने री-रेट वापस 500 रुपए पे किया था जो अभी 530 के आसपास चला है। तो वी आर क्वाइट बुलिश ऑन विप्रो। और डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम आल्सो होल्डिंग पर्सनल लेवल पे विप्रो इन माय ओन पोर्टफोलियो। ओवरऑल अगर आप विप्रो देखोगे तो करंट मार्केट प्राइस पे अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं कंसोलिडेट किया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया हुआ है। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम विप्रो में यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 510 का आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप सोच रहे हो। और अगर आप पोजिशनल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो तो 500 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस आप देखिए और इमीडिएट लेवल के ऊपर 570-580 का टारगेट हम देख रहे हैं। जैसे ही 570-580 क्रॉस होता है विप्रो के अंदर हाई चांसेस कि हम ऊपर में एक बार के लिए 600 प्लस के टारगेट भी देख सकते हैं। तो पोजिशनली मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करना चाहिए। लॉन्ग कर सकते हैं विप्रो पर। किरण जी, मुझे पता तो था बट स्ट्राइक नहीं हुआ कि जी हाँ विप्रो आपने कॉल भी दिया था और आप देखिए 440 के बाद जो है ये स्टॉक ने एक तरफा रैली ज़रूर दिखाई है। अभी भी अच्छा मौका बन रहा है, ये आपका टेक है। पर बहुत बहुत शुक्रिया याद भी दिलाने के लिए कि क्या ज़बरदस्त कॉल रही विप्रो की आपकी और साथ ही साथ अब आपका क्या नज़रिया बन रहा है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का कि आज के नवरत्न स्टॉक्स कौन से हैं और पूरी लिस्ट के साथ तैयार हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। शरद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आज 9 का नवरत्न तो ज़रूर है हमारा सेगमेंट, लेकिन मैं डेडिकेट करना चाहूँगा रतन टाटा जी को। और वो एकमात्र महारत्न है भारत के मार्केट्स में और दुनिया भर में भी। लेकिन आज 9 स्टॉक्स उनके बारे में बात कर लेता हूँ। जी इंटरप्राइजेज जो है फोकस में रहेगा। एंटरटेनमेंट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, वो कंपनी ने क्लीन चिट दे दिया है कोई भी मटेरियल इरेगुलरिटीज़ को लेकर। अब याद रखिए जो कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी फरवरी 2024 को हुई थी, जहाँ पे कुछ एलिगेशंस आए थे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से और शेयर होल्डर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बात हुई थी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जी में आया है। अदानी एंटरप्राइज में 4,200 करोड़ का QIP खुला है। इंडिकेटिव इशू प्राइस 6% डिस्काउंट पे। ओला इलेक्ट्रिक में जो है प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने जो है कंपनी को सबमिट करने को कहा है। जो एलिगेशंस आ रहे हैं और जो ग्रीवांसेस आ रहे हैं कंज्यूमर से, उनको वो एड्रेस करें। अब ये उन्होंने क्या किया है मिनिस्ट्री ने कि एक नई टेस्टिंग एजेंसी होती है ARIA, उन्हें कहा है कि ये रिस्पॉन्स लें। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने एक्नॉलेज किया कि कंपनी के साइबर अटैक हुआ है और अनऑथराइज्ड एक्सेस कंज्यूमर्स के डेटा को बेचे गए हैं। और कंपनी ने कहा कि ओवरऑल ऑपरेशंस जो है अनअफेक्टेड रहता है और आगे जाते हुए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत कर रही है। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि कंपनी ने मद्रास हाई कोर्ट से अप्रोच किया, जिन्होंने सबको डायरेक्ट किया कि जो एक्सेस है इन्फॉर्मेशन का उसको बंद कर दिया जाए। ब्रिटानिया जो है अपनी चीज़ फैक्ट्री इनॉग्रेट करेंगे भारत में और ये लोकल प्रोडक्शन होने
होने वाली है लाफिंग काउ प्रोडक्ट्स को लेके। छठवां स्टॉक TCS रहेगा। दूसरे तिमाही के नतीजे शुरू हो रहे हैं, पहला निफ्टी अर्निंग्स भी है, पहला IT अर्निंग्स भी है, पर लार्जली एक्सपेक्टेड है कि म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल सकते हैं, खासकर कि यूके बिजनेस को लेके। IDFC फर्स्ट बैंक आज फोकस में रहेगा। IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक का आज एमलगमेशन का रिकॉर्ड डेट है, तो इसको ज़रूर अपने मोमेंटम में रखिएगा और यहाँ पे ऑफकोर्स मूवमेंट्स भी देखने मिल सकता है। हमारा 8वां स्टॉक होता है हमारा एक स्पेशल जो सेगमेंट हम 18 स्वदेश में बनाए हैं, जहाँ पे हम अपने इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि आप किस तरह अवेयर रह सकते हैं। और कैंटरबिल रिटेल जो है हमारा 8वां स्टॉक है। यहाँ पे NSE ने जो है इशू किया है एक वार्निंग लेटर कंपनी का, अगर जहाँ पे उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट थी उसको उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया था और वो लिस्टिंग नॉर्म से कंप्लायंस में नहीं था। तो ये एक टाइप से जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो कैंटरबिल रिटेल के लिए है। 8 स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया। हमारा आखिरी स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में है मास फाइनेंशियल। इक्योरियस की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे इनिशिएट लॉन्ग किया है, टारगेट प्राइस 401 रुपये प्रति शेयर का है। आगे जाते हुए लेंडिंग मॉडल में कंसिस्टेंसी देखने मिल सकती है और कंपनी जो है डाइवर्सिफिकेशन कर रही है और रिटेल चैनल में भी फोकस कर रही है और AUM ग्रोथ का भी बुलिश नज़रिया बन रहा है। ठीक है, ये कुछ एक शेयर्स थे जो हमने आपके सामने रखे और उम्मीद करते हैं इन सभी शेयर्स का एक बार रीकैप हो जाता होगा आपका और आपको काफ़ी फ़ायदा रखता होगा, इसलिए हमने नवरत्न शेयर आपके सामने रखते हैं। खैर लेवल्स पे आ जाते हैं जो फ्रीज लेवल हमको मिले हैं। अभी है मार्केट ओपन होने में करीब 4 मिनट का समय, इसलिए फटाफट से 2-4 शेयर आज के मेहमानों से हम पता कर लेंगे। और 85 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय आपको निफ्टी फ्रीज़ हुआ है। 188 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी फ्रीज़ हुआ है। दोनों ने जो लेवल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दोनों लेवल्स आ चुके हैं। कल भी थे ये लेवल्स 25,000 के, 25,200 तक के लेवल्स थे, तो कुछ नया नहीं है, वो सिर्फ वही सब पुराना है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि इंडिया विक्स सेटल डाउन हो रहा है। ऊपर से 38% लॉन्ग पोजीशंस रहेगी अब FIs की। FIs जल्दी जल्दी अब माल ज़्यादा बेचेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10% की और गुंजाइश समझ लो आप, 10 से 12% की, तो वही करीब वही 24,800 के आसपास आप रुक जाओगे, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। NCPA लॉन्च से अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार फटाफट से पहले उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। आज आपको पता ही है कि देश ने अपना सबसे अनमोल रतन टाटा को खो दिया है। सीधा वहीं चलते हैं अनुराग शाह के पास और ज़रा अपडेट ले लेते हैं वहाँ पे इस समय क्या हो रहा है, अपडेट क्या है। अनुराग जरा बताएं आप प्लीज़। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि देश ने अपना अनमोल रतन खो दिया है और इस समय मैं हूँ NCPA के बाहर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तैयारियां हो रही, क्योंकि यहाँ पर 10 बजे के बाद से पब्लिक दर्शन के लिए जो है पार्थिव शरीर को लाया जाएगा रतन टाटा के, और टाटा ट्रस्ट, टाटा सन्स और तमाम जो टाटा कंपनियों के लोग हैं वो भी यहाँ पर अभी आ रहे हैं, क्योंकि कई बड़े VIPs भी है जो अंतिम दर्शन के लिए आएंगे। और इसके अलावा जनता के लिए भी जो है पार्थिव शरीर रखा जाएगा 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक। और महाराष्ट्र सरकार ने आज राजकीय शोक का ऐलान किया है, एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया है। और इसके अलावा जो है महाराष्ट्र सरकार पूरे स्टेट ऑनर के साथ स्टेट फ्यूनरल का ऑनर जो है रतन टाटा को दिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी शख्सियत थी और रतन टाटा का जो योगदान था देश के अंदर, इंडिया ग्रोथ स्टोरी के अंदर, टाटा कंपनीज के अंदर, जब वो 21 साल टाटा सन्स के चेयरमैन रहे 1991 से लेकर 2012 तक, जिस तरह से अलग अलग कंपनियों की ग्रोथ देखी गई, जो एक्विजिशंस किए, और इसके अलावा जो फिलैंथ्रोपी के अंदर रतन टाटा का योगदान था वो भी लोग याद कर रहे हैं। अभी जुलाई के अंदर ही रतन टाटा के द्वारा एक वेटरनरी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था, जहां पर जो जानवरों के सर्जरी से लेके तमाम तरह के इलाज का जो खर्चा है वो उनके द्वारा दिए जाने का उन्होंने ऐलान किया था। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अलावा जो फिलैंथ्रोपी में रतन टाटा ने योगदान दिया था वो भी जो है लोगों के द्वारा याद किया जा रहा है। नहीं, ये बात सच है। जैसे मैंने कई बार कहा कि एक ही छवि के अंदर कई छवियां दिखती हैं आपको। अगर आप दानवीर के तौर पर देखना चाहें तो इनसे बड़ा दानवीर नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में। अगर आप दूरदर्शिता में देखना चाहें तो इनसे बड़ा दूरदर्शी नहीं दिखेगा आपको। साहस में देखना चाहें तो सबसे बड़े साहसियों में से एक थे ये। और अगर आप इनका समर्पण देखना चाहें देश के प्रति तो इससे बड़ा समर्पण कोई नहीं देगा। तो कई बार एक व्यक्ति के अंदर कई व्यक्तित्व छुपे होते हैं और रतन टाटा इसके धनी थे, इसलिए इन्होंने अपने नाम को बिल्कुल चित्रार्थ किया, बिल्कुल सच साबित किया। और वास्तव में भारत ने आज एक अपना अनमोल रतन, और मैं एकनाथ शिंदे जी की बात में बोलूं कि भारत ने अपना कोहिनूर आज खो दिया। सही मायनों में जो आज हमारा कोहिनूर है वो रतन टाटा जी है, वो आज हमने खो दिया।
रतन टाटा जी के जाने के बाद टाटा ग्रुप की ज़्यादातर कंपनीज इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनका जो रिएक्शन है वो आपकी स्क्रीन पर इस समय आप नोटिस कर लीजिएगा। मैं सारी के सारी कंपनीज आपकी स्क्रीन पर एक बार फायर करवा रहा हूँ ताकि आप उनको नोटिस करें। कुछ लिस्टेड हैं, कुछ गैर लिस्टेड है। जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी। ज़्यादातर कंपनीज़ के अंदर इस समय का जो प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है ये अपने आप में, हालांकि नंबर बोलते नहीं, लेकिन अगर नंबर बोलें या आप सुनने की भाषा जानते हो नहीं नंबर्स की, तो मैं कंपनीज़ के जो नंबर्स हैं जो अभी स्क्रीन पे फायर हो रहे हैं ओपनिंग वगैरह के, ये ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी शत नमन कर रहे हैं अपने उस पायनियर को, अपने उस फाउंडर को, अपने उस प्रमोटर्स को जिन्होंने इन सब कंपनीज़ की नींव को रखा। खैर, हम आज इस मार्केट की ओपनिंग कर रहे हैं इस शोक के साथ ही, लेकिन 85 पॉइंट की बढ़त आपको लेवल्स पे दिखेगी, 188 पॉइंट की बढ़त आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स पे दिखेगी। दोनों लेवल्स आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर और फटाफट बाजार ने आज अच्छी ओपनिंग की है। इस ओपनिंग के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बढ़त करीब 12-13 रुपये की है। आज HDFC बैंक की बढ़त करीब अभी 6 रुपये के आसपास की देखने को मिल रही है। और कुल मिला के एक शांत ओपनिंग, जिसे मैं कहता हूँ एक शांत ओपनिंग मार्केट ने की है। ये लेवल जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कल भी हमने पाए थे। कल हमने 51,500 भी पाया, कल हमने 25,200 भी पाया, पाकर खो दिया। आज फिर पाने की प्रोसेस चल रही है। ये पाना खोना, खोना पाना, पाना खोना, ये रेंज के अंदर अभी थोड़ा चल रहा है। ये जब तक ये रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक बाज़ार के अंदर बड़ा मूव नहीं आएगा। अगर आप अवनी भट्ट को आज स्टार्टिंग में सुन रहे होते तो अवनी भट्ट ने बात बहुत अच्छे से बताई कि 24,800 से 25,200 के बीच का फ़िलहाल बाज़ार है, ये समय लेगा। आज बृहस्पतिवार हो चुका है, कल शुक्रवार है, 2 दिन शायद इसी रेंज में हम निकाल दें, 25,200 और नीचे 24,800। इस रेंज के अंदर आपको एक डिसिप्लिन बॉय की तरह काम करना है, किसी भी डिप में बाय करना है और किसी भी प्राइस पे आपको सेल करना है। सेम विद द बैंक निफ्टी भी है। 50,800 से 51,500 700 पॉइंट की रेंज है। समझदारी ये कहती है कि किसी भी डिप में आप बाय करें और ऊपर जाके वापस इसको बेच दें। ये जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट अब नहीं होगा मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव आएगा नहीं। बाज़ार के अंदर जो चीज़ें कूल ऑफ हुई हैं वो बाज़ार को गिरने नहीं देंगी, नया शॉर्ट होने नहीं देंगी। और बाज़ार के जो जिसे कहते हैं ना फोर्स की जो एक कमी हुई है, वो फोर्स जब तक वापस नहीं लौटेगी तो बाज़ार बहुत बड़े पैमाने पर चलेगा भी नहीं। तो इंडिया विक्स का आज फिर से गिरना ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के पास अच्छी स्ट्रेंथ है और इसको जल्दी जल्दी नहीं खोएगा। आज ज़रा टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज फटाफट से स्क्रीन पर आप फायर करते जाएं और अगर आपके पास हैं तो आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप फायर कीजिए ताकि मैं देख के थोड़ा हम और आगे बढ़ें। टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज को फटाफट से फायर करते जाइए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पर है, मैं बोलता जा रहा हूँ। TCS, टाटा केमिकल्स आपकी स्क्रीन पर होगा। टाटा स्टील, ज़रा वो आप दिखाना चाहें तो वो आप दिखा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आप दिखाएं टाटा एलेक्सी, ठीक है। आप दिखा सकते हैं टाटा कंज्यूमर्स, ट्रेंट को दिखाना चाहें वो दिखाइए आप। टाटा मोटर्स दिखा दीजिए, टाटा मेटेलिक्स को दिखा सकते हैं। टाटा ग्रुप की जितनी भी बड़ी तमाम कंपनीज़ हैं वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब ने आप मोटा मोटी देख पा रहे हैं कि अपने आज फाउंडर को, अपने चेयरपर्सन को उन्होंने आज खो दिया, लेकिन इन सभी कंपनीज़ ने अपने दम पर और अपने दिशा से सब कुछ तय किया है। और आज मैं बोलूँगा सलाम सबसे ज़्यादा कर रहा है वो है टाटा केमिकल्स का शेयर। ज़रा दिखाइए, जिस शेयर के बारे में बोला जाता था बिल्कुल नहीं चलेगा, आज वो खड़ा होकर अपने विजनरीज़ को सलाम दे रहा है। इसलिए टाटा केमिकल्स का शेयर आज सबसे ज़्यादा टाटा ग्रुप में नोटिसेबल शेयर बनेगा। जो सबसे पीछे खड़ा होता है आज सबसे आगे है, करीब 4% की बढ़त के साथ 1150 का लेवल आपको दिख रहा होगा। ये टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज मैंने आज श्रद्धांजलि के तौर पर सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने यही रखा। 1600 शेयर इस समय एडवांसेस के साथ हैं, 470 शेयर्स का डिक्लाइन इस समय है। आप एक बार ज़रा स्क्रीन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वगैरह को और दिखा दीजिए। इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या कर रहा है, कैसे ट्रेड हो रहा है, ज़रा ये भी देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। HDFC करीब 6% की 6 रुपये की बढ़त के साथ है और मार्केट्स के अंदर लेवल्स भी बिल्कुल फ्लैट ही हैं, अभी आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शंस के अंदर ट्रेड अभी जल्दी जल्दी करना नहीं, मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, इसलिए आप थोड़ा संभल कर आराम से इसमें ट्रेड करना। कुल मिला के बाज़ार के हीट मैप अब आपकी स्क्रीन पर आने लगेगा, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि इस समय क्या करना है और कैसे आपको ट्रेड लेना चाहिए। LNT, NTPC, BPCL, BEL ये कुछ एक बड़े शेयर्स हैं जो आज चल रहे हैं और टाटा मोटर्स के अंदर हल्का दबाव है, करीब 1% के आसपास का। अडानी एंटरप्राइज भी 1% नीचे है।
अगला हीट मैप लेके आइए बैंक निफ्टी का, और फटाफट से आपके स्क्रीन पर ये सारे हीट मैप आते रहेंगे ताकि आप जल्दी से इसको नोटिस कर लें। और हम ओपनिंग के ट्रेड को खोना नहीं चाहते, इसलिए जल्दी जल्दी सब सौदे पकड़ेंगे भी। निफ्टी बैंक आप देखेंगे आईडीएफसी और एक्सिस बैंक सबसे ऊपर दिखेंगे। एसबीआई अभी भी पूरी तरह से सपोर्ट करने के मूड में नहीं है, और मैं बोलूँगा आज थोड़ा साइडवेज रहेगा, जैसे रेंज ऑलरेडी अवनी भट्ट ने आपको बताई हुई है। मेटल्स में ग्लोबल स्थिति जैसे सुधरेगी आपको स्क्रीन हरी ज़्यादा दिखेगी। एग्जैक्टली कल और आज में यही फ़र्क है, ग्लोबल स्थिति थोड़ी सुधरी है तो आपको स्क्रीन ज़्यादा बेहतर होती दिखी। कल नालको टॉप लूजर था, आज नालको टॉप गेनर है, तो ये फ़र्क होता है। रियल एस्टेट के अंदर भी आपको तेज़ी दिख रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, डीएलएफ, ओबरॉय रॉयल्टी, शोभा, ये हफ्ते के एंड में आते आते ज़रूर ठीक होंगे, लेकिन हफ्ते के शुरुआत में ख़राब थे, इसलिए हफ्ते के जाते जाते में इनमें कवरिंग आ जाती है टिपिकली। आईटी शेयर्स के अंदर टीसीएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्निंग्स से पहले अपने आप को कहाँ प्लेस करता है, और इस बार की अर्निंग्स आईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल मार्केट्स की हेल्थ के लिए बल्कि आईटी की अपनी दिशा और दशा बताने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा इस बार का क्वार्टर। ऑटो स्टॉक्स अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बजाज ऑटो सबसे ऊपर है, टाटा मोटर सबसे नीचे है, लेकिन दोनों में जो परसेंटेज गेन और लूज़ है वो 1% से कम का है। जी एंटरटेनमेंट करीब 2.5% है, मिड कैप में आज लीडरशिप फॉर्म में खड़ा है। टाटा केमिकल्स भी 3.5% ऊपर आके आज कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन होटल्स, बीईएल, ये कुछ BHEL, ये कुछ एक शेयर्स और है जो आज आपको मिड कैप कैटेगरी में दिख रहे होंगे। स्मॉल कैप की शीट भी आपकी स्क्रीन पर आई है, उसमें मजगांव डॉक करीब 3.5% ऊपर है, प्राज इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर, दीपक फर्टिलाइजर, चंबल जैसे शेयर्स भी आपको स्क्रीन पर 1.5% तक की बढ़त दिखा रहे होंगे। मेरे सहयोगी अब आपके साथ कनेक्ट करके ओपनिंग के सौदे लेना शुरू करेंगे ताकि कोई ट्रेड बनता है तो आपके वक्त पहुंच जाए। तो निफ्टी ने फिर से 25,000 के लेवल को रीगेन कर लिया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 125 अंकों के आसपास की मजबूती है। बाजार में भले ही आपको बड़ी तेजी ना दिखे, लेकिन अच्छी चीज ये है कि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो अच्छा है। 500 शेयर कमजोरी वाले हैं और उसके मुकाबले करीब 1600 शेयर इस वक्त तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो शुरुआती आपको सौदा कौन से शेयरों में लेना है ये जरा समझते हैं, और शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड की। अवनी जी आपसे बताइए कहाँ नजर गई है आपकी और क्या ट्रेड करना अभी? जी मेरे हिसाब से मेरा पहला जो ओपनिंग ट्रेड रहेगा वो है टीवीएस मोटर में। तो टीवीएस मोटर में ऑलरेडी रिवर्सल तो हो चुका है, और कल इसने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर बन दिया था और आज ये सस्टेन होते हुए दिख रहा है, तो एक अच्छी तेजी यहाँ पे बन सकती है। इसका जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है उसी का हम स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे। अराउंड 2740 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें तेजी करेंगे। ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा, जो आज का ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 2906, और अगर वो सस्टेन होता है तो ये ऊपर चल सकता है 2950 तक। सो टीवीएस मोटर आज का ट्रेड रहेगा। ठीक है, 2906 स्पेसिफिकली आपको अवनी जी ने बताया है टारगेट, और वो अगर क्रॉस हो गया तो 2950 का टारगेट होगा टीवीएस मोटर के लिए। फिलहाल 2800 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। किरण जी आपकी नजर कहां गई है, क्या स्पॉट किया आपने? सो टाटा केमिकल हमें काफी अच्छा लग रहा है, ओवरऑल केमिकल सेक्टर का काफी अच्छा लग रहा है। तो पहला हमारा पिक रहेगा वो टाटा केमिकल रहेगा। कल भी हमने देखा था ओपन इंटरेस्ट वाइज इसमें काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था। आज एक गैप अप के साथ ओपन हुआ है, लेकिन इसका गैप अप आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास ही है। 1150 1140 का रेजिस्टेंस है। 5th टाइम ये स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। अब की बार जो उसका मोमेंटम इंडिकेटर वो बुलिश जोन के अंदर है। सो टाटा केमिकल के ऊपर आप ध्यान रखिए, 1140 1150 के बीच में एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। 1120 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में एटलीस्ट ये 1200 तक जा सकता है। तो डेफिनेटली हमारे हिसाब से टाटा केमिकल के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। काफी पॉजिटिव मोमेंटम है यहाँ देखने को मिल रहा है, तो एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। दूसरे जो स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं वो मेटल सेक्टर के अंदर अच्छे लग रहे हैं। सो मेटल सेक्टर के अंदर आप हिंडाल्को के ऊपर ध्यान दे सकते हो। हिंडाल्को के ऊपर जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था उसका ब्रेकआउट लेवल 720 725 का था। कल हमने देखा कि कहीं ना कहीं स्टॉक ने उसको रीटेस्ट किया, 20 दिन की मूविंग एवरेज को भी रीटेस्ट किया। एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी हमें देखने को मिल रही है। तो हिंडाल्को 734 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई भी डिप आया करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। 715 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, एक दो दिन में वापस हम 780 790 तक के टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, हिंडाल्को में आपके लिए ट्रेड बनेगा, और हिंडाल्को के अलावा आपके लिए ट्रेड की सलाह है टाटा केमिकल में 1200 के टारगेट के लिए 1120 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अवनी जी डीएलएफ हम देख रहे हैं कि 3 सत्र की तेजी में फिर से 850 रुपए के ऊपर ये शेयर आ गया है। डीएलएफ में आपको लगता है कि ये स्ट्रेंथ बनी रहेगी और ये भाव ठीक है नई सौदे इनिशिएट करने के लिए? जी बिल्कुल बनी रहेगी इसमें। इनफैक्ट ये इसमें काफी अच्छी तेजी हो सकती है। ये फिर से अपने 920 के लेवल तक तो आ ही जाएगा।
और उसके ऊपर भी जाने की उम्मीद है, क्योंकि ये अक्टूबर सीरीज के ऑप्शंस का डेटा देखे तो ऊपर के जो ओटीएम स्ट्राइक्स है उसमें काफी बिल्टअप हो रहा है, और ऐसी कोई आईवी में गिरावट नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सेलिंग हो रही है। ये इनफैक्ट थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट जाग रहा है ओटीएम कॉल्स में। तो मेरे हिसाब से डीएलएफ में एक अच्छी तेजी हमें फिर से अक्टूबर के बाकी के जो दिन बचे हैं उनमें देख सकते हैं। तो इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं, करंट लेवल से भी खरीदारी कर सकते हैं, और नीचे हमें स्टॉप लॉस जो इसका लगाना है वो रहेगा 840 का। ठीक है, 840 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप डीएलएफ में खरीदारी कर सकते हैं। अवनी जी, आपके सामने मैं 3 शेयर और रख रहा हूं, आप उसमें से कोई एक नाम लीजिएगा जहां पर आपको लगता है कि मौके बेहतर बन सकते हैं। सीडीएसएल, बीएचईएल या फिर मदरसन सुमी, ये तीनों शेयरों की शुरुआत ठीक हुई है। आपको कन्विक्शन कहां पर आ रहा है? 1500 रुपए के ऊपर फिर से सीडीएसएल निकल गया है। जी, जो स्ट्रक्चर ओवरऑल है और जो मेरे हिसाब से जो मोमेंटम पिकअप हो रहा है वो है मदरसन सुमी में। सो दोनों को कंपेयर करें तो सीडीएसएल भी अच्छा है, बट जो कन्विक्शन है मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए वो रहेगा मदरसन सुमी में। ठीक है, मदरसन सुमी में आपको अपना ट्रेड लेना चाहिए। एक और शेयर जरा लेकर आते हैं जहां पर शुरुआत ठीक हुई है, हालांकि टिकट साइज थोड़ा सा बड़ा है तो शायद रिटेल उतने उसको प्रेफर ना करें। वो है पॉलीकैब का। कल भी हमने देखा था कि शेयर ये मोमेंटम दिखा रहा था, आज फिर से इसमें तेजी है, 7500 रुपए के ऊपर निकला है। किरण, पॉलीकैब ये देखिए फेस्टिवल का प्ले है, दिवाली का भी प्ले है ये शेयर, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रियल एस्टेट का प्रॉक्सी प्ले भी है पॉलीकैब। आप बताइए क्या टारगेट्स होंगे, क्या ट्रेड लेना है या फिर छोड़ दे इसको? नहीं, पॉलीकैब का अगर हम चार्ट देखें तो डेफिनेटली ट्रेड लेना चाहिए। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, कंटिन्यूअस पैटर्न के हिसाब से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पे देखो तो एक फ्लैग पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली लेना चाहिए। 7300 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है, और कहीं ना कहीं ऊपर में 8000 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं नहीं बोलूंगा कि लीजिए, लेकिन अगर किसी का पोजिशनल व्यू है तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आए तो हमें लेना चाहिए 7300 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, थोड़े से डिप्स पर आपको बाय करना चाहिए 7300 के स्टॉप लॉस के साथ। अब अवनी जी, यूपीएल जरा चेक कीजिए, क्या लग रहा है कि अब फिर से ये शेयर चल सकता है? क्योंकि हमने देखा कि 580 के आसपास आके इसने एक सपोर्ट लिया और वहां ठहराव दिखा के आज थोड़ी तेजी दिखा रहा है ये। जी, यूपीएल का अगर स्ट्रक्चर देखे तो ये पुल बैक रैली देता है, लेकिन ऊपर की तरफ इसमें 590 टू 593 जोन में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और वहां पे जाते ही बिकवाली हो जाती है। तो मेरा ये कंडीशनल बाय रहेगा, जब तक ये 592 के ऊपर बंद नहीं देता है तब तक इसमें मैं खरीदारी नहीं करूंगी, क्योंकि ऊपर के स्तरों से काफी बड़ी बिकवाली हो जाती है इसमें। 592 के ऊपर ये एक अच्छा बाय बनेगा। ऑलराइट, तो यूपीएल आज हम देख भी रहे हैं कि जितने भी केमिकल्स या एग्रो केमिकल प्लेज हैं वहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन है। कुछ एक स्टॉक्स पर चर्चा ज़रूर करेंगे, पर उससे पहले एक बार इंडेक्स पे नज़र डालें तो ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट ज़रूर हुई है, क्योंकि निफ्टी 50 में अब मात्र 50 अंकों की बढ़त रह गई है, और उतनी ही बढ़त निफ्टी बैंक में भी रह गई है। तो ऊपरी स्तरों पे सस्टेन जो है मार्केट्स फिलहाल नहीं करते हुए दिख रहे हैं ओपनिंग टिक के बाद। पर इस बीच इंडिया विक्स पर भी आप ध्यान रखिए, फिलहाल तो अभी हरे निशान में है, पर मार्केट की गिरावट में इंडिया विक्स कैसे पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि धीरे धीरे करके गिरावट यहाँ पे कम भी हो रही है। तो अगर इंडिया विक्स में बढ़त होती है तो ये एक की फैक्टर होगा ट्रैक करने के लिए, और देखते हैं इसका क्या रिएक्शन आता है इंडेक्स पे। पर कुछ एक स्पेसेस बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्लियरली हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र उस पर है, जिसमें केमिकल्स और एग्रो केमिकल्स प्लेस शामिल है। किरण जी ने कुछ समय पहले टाटा केमिकल्स की कॉल दी थी, वहाँ पर उन स्तरों से थोड़ी और बढ़त हुई है। पर किरण जी, ऐसे में आरसीएफ और नेशनल फर्टिलाइजर्स, ये दो सरकारी कंपनियों में भी काफ़ी एक्शन है, 5-6% ऊपर हैं। क्या आपको इनमें से कोई स्टॉक अच्छा लगता है चार्ट्स पे? पर ये भी एक डिस्क्लोजर ज़रूर है कि ये ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जो कि एक तरफा मूव दिखाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए किरण जी किस तरीके से आप देख रहे हैं इन दोनों के चार्ट्स को? सो आरसीएफ हमें काफी अच्छा लग रहा है। रीजन बिंग, आरसीएफ अगर आप देखोगे तो 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास 2 दिन कंसोलिडेट हुआ। परसों की कैंडल आप देखोगे तो एक बुलिश लाइन पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो एक रिवर्सल पैटर्न है। साथ ही साथ अगर आप उसका थोड़ा पुराना चार्ट देखोगे तो 24 स्टार्टिंग में हमने देखा था कि 180-170 उसका एक रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस को लेके स्टॉक नीचे में 125 तक आया था, तो ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन दिया।
वहां से जो ब्रेकआउट आया वापस स्टॉक 180 के ऊपर जाके 250 तक के टारगेट्स आए थे। तो ये पूरा एक जो उसने अपना ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया था, उसी के हिसाब से वापस अब ये स्टॉक जो है वो 180 के आसपास आ रहा है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था नाउ इट्स बिकम अ सपोर्ट आल्सो। साथ ही साथ 200 डेज मूविंग एवरेज भी है। मोमेंटम इंडिकेटर पे भी आप देखोगे तो बुलिश डाइवर्जेंस है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार लॉन्ग करना चाहिए, लेकिन जैसे आपने बताया डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू के इस प्रकार के स्टॉक्स जो वो वन साइडेड मूव देते हैं, तो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहे तो हम कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 170 का मेंटेन कीजिए, जो 200 डेज मूविंग एवरेज है। सो 170 के स्टॉप लॉस के साथ आरसीएफ हमें काफी अच्छा लग रहा है, लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। मुझे दूसरा एक स्टॉक डिस्कस करना है केमिकल सेक्टर के अंदर ही, वो है रेन इंडस्ट्री। रेन इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो दिस इज द 6th टाइम इज टेकिंग अटेम्प्ट कि जहाँ पे वो 177 175 के क्लस्टर को टेस्ट कर रहा है। लास्ट टाइम इसने 170 175 के ऊपर जब आया था 190 तक का रैली दिया, वहां से वापस डिप आया, 170 को टेस्ट किया, सभी अपनी मोमेंटम जो मूविंग एवरेज है। ऑलराइट, तो ये नज़रिया किरण जी का आरसीएफ पे, और उन्होंने अपनी पिक भी दी। पर इसके अलावा अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से जो है कुछ एक काउंटर्स हल्के भी हो रहे हैं। शॉर्ट साइड में अगर हम देखें तो अवनी ने आईजीएल को हाईलाइट किया था, मैं देख भी पा रही हूँ कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा करेक्शन जो है आईजीएल के स्टॉक में भी आया है। पर अवनी एक और पैक जहाँ पर भारी बिकवाली हो चुकी थी वो था डिफेंस क्षेत्र, पर हाल फिलहाल हमने देखा है कि मजगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स या इवन एचएएल जैसे स्टॉक्स जो हैं निचले स्तरों से थोड़ा मोमेंटम ज़रूर दिखा रहे हैं। पर अपनी दो चीज़ें हैं, क्या यहाँ से एक रिवर्सल की उम्मीद करें, या फिर वो लोग जो कि अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं डिफेंस काउंटर्स में, उनके लिए एक मौका है इस उछाल में निकलने का। क्योंकि फंडामेंटली बात करें अपनी तो ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सेक्टरल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, पर कई सारे हमारे एक्सपर्ट्स ने भी हाईलाइट किया कि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। तो वो तो एक बात है ही, पर अपनी चार्ट्स क्या बयां कर रहे हैं, आप कैसे देख रही हैं इन तस्वीरों को? चार्ट्स में क्लियरली एक पुलबैक रैली नजर आ रही है, लेकिन बड़े तेजी के अभी भी कोई संकेत नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट तौर पे लेना चाहे तो डिप्स में आप बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बॉटम बन चुका है। यहाँ से अब जो रीसेंट लोज बने थे इन सारे स्टॉक्स में, उन लोज को और तोड़ के और ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। तो एक बॉटम बन चुका है, लेकिन ऊपर आने में काफी समय लग सकता है। तो जो मोमेंटम ट्रेडर है, जो जिनको 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए ट्रेड करना है, उनके लिए ये काउंटर्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट तौर पे आप हर एक डिप में इसको अभी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का नज़रिया आप बना सकते हैं। ये कुछ डिफेंस काउंटर्स में एक रिवर्सल, एक बॉटम ज़रूर बन चुका है, पर धीरे धीरे करके अब इसकी चाल को ट्रैक हम ज़रूर करेंगे। पर इस बीच हमारे साथ प्रशांत सावंत भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं और सबसे पहले उनसे समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स उनके रेडार पे हैं। गुड मॉर्निंग प्रशांत, बताइए कौन से स्टॉक्स आप ट्रैक कर रहे हैं आज? जी वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेटल्स में काफी वक्त से स्ट्रेंथ नजर आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जब पिछले 5-6-7 दिनों में जो गिरावट आई थी, तब मेटल्स सेक्टर में उतनी गिरावट नहीं नजर आई जितनी की बाकी सेक्टर में। तो मैं इसी सेक्टर के साथ बना रहूंगा। और इसमें जो लीडर है जिसने सबसे अच्छी मूव दी थी, वो अगर हम देखें तो जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील है। इन दोनों में जेएसडब्ल्यू स्टील फिलहाल इन लेवल पे मुझे बेटर लग रहा है। राइजिंग ऑफ 20 डेमा पे एक पिक्चर परफेक्ट सपोर्ट 2 दिनों से ले रहा है और अभी ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो मैं स्टॉप लॉस जो करीबन 2 दिनों का लो है, करीबन 985 984, उसके जस्ट नीचे रखूंगा स्पॉट क्लोजिंग। और यहाँ से मेरा टारगेट होगा ऑलमोस्ट स्विंग हाई के करीब, जो होगा 1050 1050। ऑलराइट, तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक बार फिर से 1000 रुपये के आसपास से बाउंस बैक कर रहा है। इस पे है प्रशांत का नज़रिया। और हमने देखा भी कि कुछ मेटल काउंटर्स ऊपरी स्तरों से करेक्ट ज़रूर हुए हैं, पर अपने मूविंग एवरेजेस का अच्छी तरीके से सपोर्ट ले रहे हैं और वहाँ से एक रीबाउंड भी अच्छा दे रहे हैं। तो प्रशांत जी का नज़रिया जेएसडब्ल्यू स्टील पे। पर इसके अलावा अगर हम देखें तो एक स्टॉक जिसमें 3 दिन से एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है और टाटा ग्रुप की ही कंपनी है वो उसका नाम है इंडियन होटल्स। अवनी, एक बार आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे। इंडियन होटल्स आज फिर से 2.5% की तेज़ी दिखा रहा है। ये स्टॉक कैसे देखा जाए इसको? और अगर, क्योंकि अब मैं शायद मानती हूँ कि अपने प्रीवियस हाइस को क्रॉस करने की तैयारी में है अवनी, तो कैसे देखें इस ब्रेकआउट को? क्या पार्टिसिपेट करें या थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके एंट्री की कोशिश करें यहाँ पे?
जी बिल्कुल। सो स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर बन चुका है, यहाँ से तेजी और होगी। लेकिन जो प्रीवियस हाई है 720 के करीबन, ये थोड़ा सा अटक सकता है, वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो ये रैली को चेज ना करे, नीचे ये आपको फिर से बहुत इजीली मिल सकता है। नीचे 701 से 702 के रेंज में अगर मिलता है तो वहां पे आप इसमें फिर से एंट्री कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ 720 का लेवल एक बार जब निकाल पाएगा और सस्टेन कर जाएगा, इसके ऊपर अगर बंद दे देता है तो ऊपर की तरफ ये इसी महीने के अंदर मेरे हिसाब से 760 तक चल सकता है। बट 720 का थोड़ा अहम रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर निकले तो ट्रेड करना, या डिप्स में नीचे 701 या 702 पे मिलता है तो वहां पे हम एंट्री कर सकते हैं। ऑलराइट, तो 700 के ऊपर के लेवल्स जो हैं सस्टेन करता हुआ दिख रहा है इंडियन होटल्स। यहाँ पे 760 का जो है ये टारगेट है, पोजिशनली यहाँ तक जाते हुए दिख सकता है ये स्टॉक। 701 रुपये का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है इंडियन होटल्स। चलिए इसको ट्रैक भी करते हैं, पर इसके अलावा कुछ एक और काउंटर पे अगर हम नज़र डालें तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बीएसई का स्टॉक फिर से आज 3% की मजबूती दिखा रहा है। किरण जी, एक बार आपसे इस पे व्यू लेना है कि बीएसई एक तरफा रैली तो दिखा ही रहा है, पर क्या अभी भी इतने अच्छे मूव के बाद ऐसे कोई संकेत नहीं है कि ओवरबॉट सिचुएशन में है ये स्टॉक, और कहाँ तक जा सकता है ये काउंटर? सो रिसेंटली जो एक करेक्शन आया था, कहीं ना कहीं जो ओवरबॉटनेस हमें दिख रही थी वो न्यूट्रलाइज हो गई है। तो करंट प्राइस पे अगर कोई लेना चाहे तो डेफिनेटली ले सकता है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर भी आप देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन या फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रही है। तो एक अग्रेसिव या तो रिस्की बैट यहाँ बन रही है। 4300 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है, कोई भी टिप आता है 4250 तक तो लॉन्ग कीजिए। 4200 का एक स्टिक स्टॉप लॉस रखे, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 4500 तक की टारगेट डेफिनेटली हम बीएससी में देख सकते हैं। सो 4200 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रेटजी थी। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स आपको मार्केट पे देखने हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा इंडाइसिस पे वापस से नज़र डाल लीजिए। अभी निफ्टी के अंदर सिर्फ 47 पॉइंट की बढ़त है, बैंक निफ्टी में 82 पॉइंट की बढ़त है। कहने का मेरे मतलब है कि जहाँ पर आप खुले वो लेवल अभी आपसे मेंटेन नहीं हुए, ये जद्दोजहद चलेगी। अवनी भट्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ आपसे तो 24,800 से लेकर 25,200 ये रेंज है। ये आज का दिन निकालेगी, कल का दिन भी पूरा भी निकाल सकती है। तो इसको कंसोलिडेट करना है। यहाँ पे कंसोलिडेशन के दो बड़े पैरामीटर्स, पहला एफ की होल्डिंग 38% हो चुकी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 17-18% और काटेंगे, 20 की एवरेज बनेगी तो आपका पक्के वाला बेस बन जाएगा। जैसे पे 81 पे हमारा कॉन्फिडेंस था कि आप बेस दो, ऐसे 20 पे हमारा कॉन्फिडेंस है कि अब आप आंख बंद करके खरीद लो, एफ इंडिया से बाहर जाएंगी नहीं, 100% कभी नहीं जाएगा कोई भी बाहर। दूसरा पॉइंट, कंसोलिडेशन में आपका विक्स टूट गया है। इस कंसोलिडेशन में 15 का विक्स खतरनाक था, लेकिन 15 से विक्स घट के अब हम सिर्फ 13.5-14 के विक्स पे आके खड़े हुए हैं, ये आपके फेवर में जाता है, बट एक कंसोलिडेशन का पैटर्न है। तीसरा पॉइंट पुट कॉल रेशियो है, बहुत सस्ता नहीं बहुत महंगा नहीं, 0.9 के आसपास बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आ चुका है, जो कि एक फेयर वैल्यू का सूचक है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, ओपन इंटरेस्ट जो बहुत ज़्यादा आप सीरीज़ के अंदर लेके आए थे वो अब बहुत कम हो गया, यानी कि नॉर्मल साइज़ में आ चुका है, ये आपका काम आएगा। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखूंगा वो है अर्निंग्स। अर्निंग्स की शुरुआत होगी, अर्निंग्स आपको थोड़ी थोड़ी दिशा तय करेंगी, उसमें से बड़े शेयर आपके लिए थोड़े डायरेक्शनल वाले शेयर्स बन जाएंगे, यानी कि आपको गाइड करेंगे कि किस तरफ कैसे जाना है। 3-4 सेक्टर को ज़रूर नोटिस कीजिएगा। पहला आईटी के नंबर्स कैसे आते हैं, दूसरा रियल एस्टेट के नंबर्स कैसे आते हैं, तीसरा ऑटो के नंबर कैसे आते हैं, और चौथा मैं काफ़ी हद तक बोलूँगा कि डिफेंसिव शेयर्स कंजम्पशंस के नंबर कैसे आते हैं। बस 4 सेक्टर सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाले होंगे। मेटल वेटल तो ग्लोबल से चलता है, आप उस पर ज़रा दिमाग अभी मत लगाइएगा शुरुआत में। चलिए अब आ जाते हैं जरा कुछ शेयर्स पे, क्योंकि स्पेसिफिक शेयर इसी कंसोलिडेशन के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न्स देंगे। जैसे मैं आज लॉन्ग शेयर्स की सूची चेक कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को मदरसन सुमी सबसे ऊपर दिख रहा है। मदरसन यानी कि सैमिल के नाम से अब आपको शेयर दिखेगा। सैमिल फायर करना एक बार आप, 3.5% का इसमें तेज़ी है और बिल्डअप भी है। ये ऑटो एंसिलरी की अच्छी कंपनी है, एक बार ज़रा दिखाइए। यस, ये बलाई शेयर। प्रशांत सावंत होंगे, प्रशांत जी जरा शेयर को चेक करना, सैमिल लिखना तो आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो डेफिनेटली पिछले 3 दिनों से अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है, जब इसने 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट लिया, वॉल्यूम्स भी इंक्रीजिंग। बट एक चीज जो नजर आ रही है वो डेली चार्ट पे गैप है जो करीबन 211 पे 211, तो अभी हम ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के करीब है, ये क्लोजिंग बहुत जरूरी होगी। तो अभी के लिए सलाह होगी कि जिनके पास लॉन्ग्स है वो 209-208 के बीच ट्रेल करें,
फ्रेंच बाइंग आप एक क्लोजिंग होने लीजिए 211-12 के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट डे आप एक मोमेंटम के हिसाब से ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट करके ऐड कर सकते हैं। एक क्लोजिंग इस लेवल पे अहम है। क्लोजिंग थोड़ा इस लेवल पे अहम हो जाएगी, इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच के हिसाब से आप इसमें ट्रेड लीजिएगा। अवनी भट्ट, एक शेयर आपको चेक करना है, उस शेयर का नाम है ओबरॉय रियलिटी। एक बार जरा उस शेयर को चेक कीजिए, तो कोई ट्रेड बनता तो फिर बताइए। जी, ओबरॉय रियलिटी में अगर इंट्राडे में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है करंट लेवल से 1868 के लेवल पे अगर फिर से आता है, बहुत छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग है, 1868 के लेवल पे आता है तो यहाँ पे आप इंट्राडे के लिए भी बाय कर सकते हैं। एंड अगर आपको पोजिशनली बाय करना है 10 से 15 दिन के लिए तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में लॉन्ग कर सकते हैं। नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1820 का और ऊपर जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 1970 का। ठीक है, जब तक आईटी के बड़े नंबर नहीं आते शायद एचसीएल टेक थोड़ा और राइड कर सकता है। पिछले 2 दिन से एचसीएल टेक चल रहा है। एक बार जरा एचसीएल टेक दिखाना, एक बार स्क्रीन पर जरा एचसीएल टेक दिखाइएगा, उसके अंदर ये आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि 4 दिन में 5 दिन में कितना टूटा, वो वाला हिस्सा दिखाना। वो वाला चार्ट फायर करो जिसमें 7 डेज और 4 डेज या 2 डेज लिखा हुआ आता है, तो आप देखोगे डेज हाई पे ऑलमोस्ट चल रहा है और डाटा भी काफ़ी इंकरेजिंग है। मेरे को लगता है जब तक किसी बड़ी कंपनी के नंबर नहीं आते ना, एचसीएल टेक को छोड़ना नहीं चाहिए। ये 7 डेज़ में देखिए आपका परसेंटेज गेन 3% है। 7 दिन में मार्केट के अंदर कोहराम मचा, लेकिन आईटी ने अपनी पोजीशनिंग को काफ़ी अच्छा किया। टिक बाय टिक शेयर बढ़ भी रहा है, आपकी स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे होंगे जैसे मैं आपको नोटिस करा रहा हूँ। एचसीएल टेक, एक बार आपकी रिकमेंडेशन इसमें प्रशांत, मैं इसको जब तक इसके नंबर्स नहीं आते पहले रखूँगा, नंबर्स आने पर बेच दूंगा। मुझे लग रहा है नंबर आने से पहले बेचना चाहिए। आज का जो लो बना है 1810, ये बहुत अहम होगा और 20 दिनों के एवरेज ऑलमोस्ट 1790 के आसपास है। यही जोन आपको बरकरार रखना है एज अ स्टॉप लॉस। पोजिशनल अप्रोच रखिए और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आए तो आपको कंफर्टेबली 1880-85 के लेवल्स दिख सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी के अक्टूबर फ्यूचर्स को चेक कर रहे हैं तो अक्टूबर फ्यूचर्स के अंदर प्रीमियम होने की वजह से 51,500 का लेवल पार हो गया। ये 51,500 स्पॉट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि फ्यूचर्स में प्रीमियम होता है इसलिए 51,500 फ्यूचर्स में पार करना भी इंपॉर्टेंट होता है। ये आप देखिए अभी आप 146 पे चल रहा है, लेकिन जैसे आप इसका फ्यूचर फायर करेंगे, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स फायर करोगे तो आपको 51,500 का लेवल दिख जाएगा स्क्रीन पर। कुल मिला के करीब 350 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 51,500 आपको दिख रहा होगा। बिल्डअप आप उतना नहीं है, हल्के हाथ से काम हो रहा है, बट ये अच्छे पॉइंट पे यू शेप रिकवरी दिखा रहा है। अगर आप 15 मिनट चार्ट या आवरली चार्ट पे देखोगे, लग रहा है कि बैंक निफ्टी अपना बेस बनाने की कर रहा है तैयारी। मैं इसमें कोई जल्दबाजी में ऑप्शंस तो नहीं लूँगा, ना ही मैं बैंक निफ्टी की बड़ी पोजीशन लूँगा, बट मैं बैंक निफ्टी को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर डालूंगा और मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट भी चेक करूंगा जो इसको ऊपर लेके आ सकते हैं। और अभी मैं हाल फिलहाल में ताज़ा देख रहा हूँ तो एक्सिस बैंक, जरा दिखाना है स्क्रीन पर, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, इंडसन बैंक, ये सब के सब बाकायदा इस समय ऑलमोस्ट डेज हाई पे ही खड़े हैं और ये चारों बैंकों की वेटेज अपने आप में बहुत अच्छी है। अवनी से एक पॉइंट ले लेते हैं। अवनी, एक बार जरा इन चारों बैंक जिसका मैंने नाम लिया, अगर आपको समय चाहिए तो आप भले समय लेके बताओ, इन चारों में से स्ट्रक्चरली कौन सा ज़्यादा अच्छा है, इंडसन कोटक की जोड़ी या एक्सिस HDFC बैंक की जोड़ी? आप कहेंगे तो मैं एक शेयर लूंगा, मैं सीधा बैंक निफ्टी नहीं आऊँगा, बट उसके कंपोनेंट में आना चाहता हूँ, किसी एक में। इन चारों में से स्ट्रक्चरली सबसे स्ट्रांग बता दीजिए। खैर अभी आप बताएं, इस बीच में आपको एक तस्वीर पे ज़रूर ले चलता हूँ। ये आज देश को भाव विभोर करने वाली तस्वीर है, ये देश को आज शोक की लहर वाली तस्वीर है। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, मैंने अभी जस्ट कहीं पे पढ़ा कि महान लोग शरीर से भले आपसे अलग हो जाएं, लेकिन आपके दिलों और दिमाग में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। रतन टाटा कुछ ऐसे ही हैं, भले वो शरीर से हमसे बिछड़ जाएं, लेकिन दिल और दिमाग से हमेशा ज़िंदा रहेंगे, अमर रहेंगे। तो इसलिए रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को यहाँ पे लेके आया जा रहा है, जहाँ पे अंतिम दर्शन किए जाएंगे। 10:30 बजे से लेके 4 बजे तक जनता के लिए अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे लेके आया जा रहा है और पूरे राज्य के सम्मान के साथ ये हो रहा है। इसलिए ये पूरे राज्य के सम्मान के साथ आप ये तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं और ये राज्य के सम्मान जैसे हम आपको हमारे
रिपोर्टर बता रहे थे कि तिरंगे में उनका शरीर को लपेट के लेके आया जाएगा, क्योंकि वो देश की संपत्ति के तौर पर थे और वो ऐसी शख्सियत बने जिन्होंने एक मुकाम ऐसा हासिल किया जहाँ पे समर्पण और पाना दोनों को एक साथ यथार्थ प्रूव करके दिखाया। के मिस्त्री से भी हमने बातचीत की, उनका व्यू पॉइंट भी आपके सामने रखते हैं, वो कैसे याद कर रहे हैं रतन टाटा जी को। और हमारे साथ खुद के मिस्त्री जी जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमारे लिए समय निकाला, लेकिन इस घड़ी के अंदर आप उनको कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? आई थिंक देखिए, मेरे हिसाब से इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी और फॉर एनीबॉडी एल्स टू डिस्क्राइब द इनॉर्मस लेगेसी दैट मिस्टर टाटा लीव्स बिहाइंड। जो उन्होंने किया है इंडिया के लिए, कम्युनिटी के लिए, टाटा ग्रुप के लिए, व्हिच इज इट्स कंप्लीटली अनपैरेलल्ड। He was a legend like nobody else. He had so much vision, incredible vision, and he was truly an outstanding and extraordinary human being who lived a very simple life. इतना उन्होंने अचीव किया था, इतना सारा अचीव किया, सबके लिए अचीव किया, सबके लिए he made money for his shareholders, but खुद अपने लिए for his own personal life he remained a very simple person. उनका conviction tremendous था। जो भी उन्होंने किया वो पूरा conviction के साथ पूरा with full understanding he went ahead. Under his leadership, the Tata Group really moved from strength to strength. He had the vision, the courage to make some extraordinarily successful acquisitions for the Tata Group. उस जमाने में in the 2000s, early 2000s, to before the global financial crisis, उन्होंने Tata Motors के लिए he acquired JLR, Tata Steel के लिए he acquired Chorus, Tata Consumers के लिए there was of course Techly which he acquired. He took India on the global stage. उस जमाने में 15 साल 18 साल पहले इंडियन कंपनी जाके global to go and acquire a global company was almost unheard of. But the Tata Group did it under his leadership. So the amount of conviction जो उनमें होगी to make those kind of acquisitions was truly remarkable. Under his leadership, Tata brand became a global giant. मुझे याद है कि मैं एक बार बुडापेस्ट से प्राग जा रहा था। बुडापेस्ट हंगरी में, प्राग चेक में है, तो 4 घंटे का शायद ड्राइव होगा, 4-4.5 घंटे का। और उस 4-4.5 घंटे के ड्राइव के अंदर at 2 different places I saw the Tata facilities somewhere along the way. तो जो उन्होंने जो टाटा का जो ब्रांड जो क्रिएट किया था, not in India but on the global stage, that was completely unparalleled. Lastly, I would say कि जो what separated him from any other legend was his simplicity, his humility. Despite creating so much wealth for the community, for the shareholders, for the country, खुद अपने आप he was always a very simple man, very philanthropic, always willing to help people, always very attentive to minute details. जब रिकॉर्डेड ही चल रही है तो सामने थोड़ी काट रहे अपन। तो राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को देश से अंतिम विदाई दी जा रही है और इस मौके पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे। बाकी महाराष्ट्र सरकार के तमाम लोग तो वहाँ पर होंगे ही, लेकिन देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत ही दुखद क्षण है। हालांकि वृद्धावस्था थी और काफ़ी लंबे टाइम से वो परेशानियाँ फेस कर रहे थे, लेकिन उनका जाना कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए, देश के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़ी क्षति है और इसकी भरपाई करना मुश्किल है, क्योंकि जिन एथिक्स को, जिन सिद्धांतों को रतन टाटा जीते थे और उनको इंडस्ट्री तक पहुँचाते थे, उनका पालन करना, उस राह पर चल पाना कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है। क्योंकि उनका यही कहना था कि आप अगर कारोबार भी कीजिए तो उसके ऊपर उठकर आप समाज को क्या दे रहे हैं वो पहले आप ज़रूर अपने फोकस में रखिए। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का हमारे बीच से जाना हमें सभी लोगों को आज बहुत दुखी कर रहा है और निश्चित तौर पर अपूरणीय क्षति, मतलब जिसकी भरपाई ना की जा सके। लंबे समय तक रतन टाटा हमारी यादों में बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार पर ज़रा नज़र डालते हैं, क्योंकि आज जो शांत शुरुआत हुई उसके आसपास ही हम देख रहे हैं कि निफ्टी आज फिर से घूम रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक में थोड़ी तेज़ी बढ़ी है, अब जो तेज़ी है 250 अंकों के आसपास की हो गई है। एक अच्छी चीज़ है, 1750 शेयर तेज़ी वाले हैं और उसके मुकाबले करीब 600 शेयर कमज़ोरी के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बाजार की स्ट्रेंथ को कहने के दिखाता है। एक शेयर इसको लेकर ज़रा व्यू लेंगे। अवनी जी, अगर आप हैं, हमें सुन पा रही हैं, तो महानगर गैस पर ज़रा आपसे राय चाहिए।
MGL कैसा लग रहा है आपको शेयर, और क्या ये और गर्मी दिखाने के लिए तैयार है? जी मेरे हिसाब से इसमें जो वॉल्यूम बिल्टअप है वो काफी कम है, तो ये एक पुलबैक रैली तो है, लेकिन शायद ज्यादा सस्टेन ना करे। अगर ये 1884 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाता है, इवन 10 से 15 मिनट इंट्राडे में भी अगर 1884 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाता है, तो हमें फिर अच्छी एक तेजी देखने मिल सकती है ऊपर 1940 तक की। फिलहाल करंट लेवल पे मैं वेट एंड वॉच करूंगी। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो ये कंडीशनल बाइंग के हिसाब से इस स्टॉक को लेकर के चलेंगे। ठीक है, कंडीशनल बाइंग महानगर गैस को लेकर। प्रशांत, स्पाइसजेट जरा आप चेक कीजिए, अच्छी खबरें स्पाइसजेट की ओर से लगातार आ रही हैं और मैनेजमेंट का भी इंटेंट दिख रहा है कि कम से कम जो डैमेज हो चुका है उसे रिपेयर की जाए उन चीज़ों को। स्पाइसजेट कैसा लग रहा है आपको मौजूदा भाव पर? क्या उछाल पर बेचना है इसको, या फिर आपको लगता है कि नहीं तेजी की शुरुआत हो गई इसमें? जी अभिषेक जी, मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ और ना रेकमेंड करता हूँ। सिर्फ यही कहूंगा कि अगर किसके पास है पोर्टफोलियो में, तो आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 58-57 के जोन में होना चाहिए। बाकी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, ट्रैक नहीं करते हैं, कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं। एक बार जरा BEML देखिए आप प्रशांत जी, क्या आप ये शेयर ट्रैक करते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सरकारी वाली कंपनीज हैं पिछले 2-3 दिन से फिर से लग रहा है कि जोश लौट रही हैं, उसमें से भी खासतौर जो कहने की डिफेंस वाला एंगल है ना, वहां पर तेजी हम देख रहे हैं। जी यहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो डिफेंस वाला एंगल है या फिर काफी जो PSU स्टॉक्स है, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन नजर आता है। तो मुझे लग रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, बट वहां पे भी आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा, पोजीशन आई थिंक वो हिसाब से रखनी होगी। तो अगर आप देखो तो करीबन BEML 3640-50 के बीच ट्रेड कर रहा है, और जो रिसेंटली लो बना था ऑलमोस्ट 3440 का। तो आपको वो हिसाब से क्वांटिटी प्लान करके आप स्टॉप लॉस चेंज नहीं कर सकते। 3420, 430 ये जोन में आपका स्पॉट क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। छोटी क्वांटिटी आप शुरू कर सकते हो, और एक बार आपको करीबन 3750, 3800 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिले तब आप ऐड कर सकते हो। इस तरह का पोजिशनल अप्रोच आपको रखना होगा, और इवेंचुअली आपको करीबन 4200, 4150 तक के फुल बैक टारगेट नजर आ सकते। ठीक है, BEML को लेकर ये व्यू। एक बैंकिंग स्टॉक RBL बैंक जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, 190 रुपए के आसपास आके फिर से रिवर्सल दिखाने की कोशिश में है। 200 रुपए के ऊपर जाना, किरण जी, कितना बड़ा ट्रिगर है RBL बैंक के लिए? क्या ये चलेगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी रेंज में ही रहेगा, ये बस ये डेड कैट बाउंस टाइप की चीज है कोई? सो RBL बैंक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो काफी वीक है। नो डाउट 2 दिन की पहले की जो कैंडल थी वो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न थी। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर भी आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। जो 200 रुपए का लेवल रहेगा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अगर 200 के ऊपर टिक जाता है तो देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 230-220 तक की एक रैली देख सकते हैं, लेकिन हाई रिस्क की कॉल है। अगर किसी के पास है वो 190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड रख सकते हैं 220 के टारगेट के लिए, और नई भी खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन 190 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही। ठीक है, 190 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको RBL बैंक में खरीदारी आप कर सकते हैं। वहीं से शेयर ये घुमा भी था, तो उस लेवल पर आप नज़र ज़रूर रखिएगा। L&T आज हम देख रहे हैं कि तेज़ी है, हालांकि पिछले कुछ सत्र से जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज हैं, चाहे वो ABB हो, सीमेंस हो, कमिंस हो, सारे चल रहे हैं, और उसमें L&T भी चल रहा है। एक खबर भी आई थी कि 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है L&T को। हालांकि L&T के साइज के हिसाब से 1000 करोड़ ऐसे ही जैसे उठ के मुंह में जीरा। फिर भी एक जरा व्यू चाहिए आपसे इस पर प्रशांत जी। L&T ऊपरी स्तरों से हमने देखा था कि करीब 8-10% ये शेयर करेक्ट हुआ था। क्या L&T 3500 रुपए के आसपास एक बढ़िया बाई है? अभिषेक जी, करंट लेवल पे मैं बाइंग अवॉइड करना चाहूंगा। आप एक बहुत स्टीप डिक्लाइन के बाद एक छोटा सा पुल बैक देख रहे हो, तो यहाँ पे कन्विक्शन मेरा बिल्ड नहीं हो रहा है, तो मैं इसको फिलहाल अवॉइड करूंगा फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव। को अवॉइड कीजिए, लेकिन कौन से ट्रेड को आप अवॉइड नहीं कर सकते? ऑप्शन का एक बढ़िया ट्रेड आपके लिए लेकर आएंगे। बाजार देखिए फिर से अपने स्ट्रेंथ को गंवाते हुए, और निफ्टी पहुंच गया है 25,000 के आसपास। घूम फिर के फिर से कहानी वही हो जा रही है। निफ्टी बैंक की बात करें, प्रेशर ऊपरी स्तरों पर वहां भी है, और करीब करीब 200 अंकों की ही तेजी है। 51,200 के आसपास निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है आज के सत्र में।
लेकिन ऑप्शंस का ट्रेड समझते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। और ऑप्शन का बढ़िया एक सौदा बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करना है, ऑप्शंस में कहाँ मौके हैं? तो इंडिविजुअल काउंटर्स में देखेंगे तो आईटी स्टॉक में कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। उसमें से HCL टेक की अगर आप ये काउंटर देखें तो तीसरे दिन है आज जहाँ पे हम एक अच्छी ट्रेंड दिख रही है। फ्रॉम दी 20 डेमा से ये काउंटर रिकवर कर रहा है। जो रीसेंट हाईज है वो भी ब्रीच किया है। अब ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आज न्यू हाई भी बनाया है। मुझे लग रहा है जिस तरह के ऑप्शंस में हमें कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग दिखी है, मुझे लग रहा है यहाँ पे 1840 की जो कॉल बाय करके ट्रेड करना बेटर रहेगा। 38 से 40 के रेंज में से बाय करना है। स्टॉप लॉस 27 का लगाना है। टारगेट 62 तक के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 4500 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है दैट विल बी अराउंड 7700। ठीक है, HCL टेक के ऑप्शंस में आपके लिए मौके हैं। आज नतीजे भी आएंगे बाजार बंद होने के बाद TCS की, टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी IT वाली। लेकिन HCL टेक में आपको 1840 वाली कॉल खरीदनी है। 38 से 40 रुपए के भाव पर आपको मिलेगा ये। लक्ष्य 62 रुपए, स्टॉप लॉस 27 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 7700 और अधिकतम नुकसान जो होगा वो होगा 4500 रुपए का। ऑलरेडी करीब 0.25% के आसपास की मजबूती पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। 1850 रुपए के आसपास का भाव है। लेकिन स्टैंडर्ड हमारा रिस्क डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करें, खासतौर से क्योंकि ऑप्शंस बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए जो स्टॉप लॉसेस है ना उनका बहुत ही आप खास ख्याल करके ही ट्रेड करें। अगर नहीं करते हैं, जो लोग वित्तीय अनुशासन को भूल जाते हैं ट्रेड करते वक्त, होता यह है कि 10 में से 9 लोग अपने पैसे गंवाते हैं और जो नुकसान होता है औसतन FNO ट्रेडर्स को वो होता है 50,000 रुपए के आसपास का। तो ये आप ध्यान में रख के ही ट्रेड कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और जरा शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं और ये समझते हैं कि आपके लिए मौके कहाँ पर बन रहे हैं। एक शेयर आप जरा चेक कीजिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। प्रशांत जी, ओलेक्ट्रा जरा चेक कीजिए, कैसा लग रहा है आपको शेयर? आज शुरुआत इसने ठीक की है। प्रशांत जी, अभिषेक जी, यहाँ पे बेस अनम्यूट की फिर आवाज तो यहाँ पे बेस फॉर्मेशन डेफिनेटली एक अच्छा हुआ है मुझे लग रहा है, और वहां से एक ब्रेकआउट की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस करीबन 1665 1660 इस जोन में रखिए स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। स्ट्रेंथ इसमें आएगी एक बार जब करीबन 1760 क्रॉस हो जाएगा और स्ट्रेंथ आएगी, बट यहाँ से आप एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हो। टारगेट्स आप लोग आपको रखने पोजिशनली 1830 1850 के रेंज के आसपास। ठीक है, आपके लिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर ये व्यू। कुछ और शेयर और देखते हैं कि आपके लिए निफ्टी में या फिर FNO वाले स्टॉक्स में मौके कहाँ पर बन रहे हैं। क्योंकि आज देखिए ना, स्टॉक्स में चर्निंग भी नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि शुरुआत हुई और उसके बाद कोई बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन एक जरा आपसे राय चाहिए किरण जी, और टाइटन का 1% की तेजी। टाइटन जरा बताइए क्या संकेत दे रहा है? ऊपरी स्तरों से हमने देखा कि हाल फिलहाल जो Q2 के अपडेट आए थे ना वो भी अच्छे थे, लेकिन शेयर चल नहीं रहा था। टाइटन में आज 1% की तेजी है, 3500 रुपए के ऊपर का भाव है। टाइटन चल सकता है क्या यहां से? किरण जी, आपको आवाज जी अभिषेक जी, टाइटन को अगर हम देखें तो यहाँ पे कल एक अच्छा बाउंस आया था, बट हमने एक स्टीप डिक्लाइन देखी। वो डिक्लाइन आपको अगर देखें तो ऑलमोस्ट 3830-40 से लेके करीबन 3500 तक देख जाएगी। इतनी स्टीप डिक्लाइन के बाद बाउंस बैक थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। तो मेरी सलाह होगी फिलहाल इसको लॉन्ग के लिए अवॉइड कीजिए। बॉटम फिशिंग इसमें अगर दूसरी चीज, जब बिकवाली आई वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग थे, पुल बैक में जब कोशिश हो रही है तो वॉल्यूम्स नजर नहीं आ रहे। तो मैं यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखूंगा। सिर्फ जिनके पास एक एग्जिस्टिंग लॉन्ग होंगे ट्रेडिंग के हिसाब से, उनको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली बनाए रखना है करीबन 3480 3490 के जोन में, और ये ब्रेक हो जाए तो आप एक बार एग्जिट ले लीजिए। ठीक है, टाइटन को लेकर ये व्यू। PCBL केमिकल सेगमेंट की कंपनी है और कंपनी ने अर्जी भी दी है कि अपना नाम बदलने के लिए PCBL केमिकल इसका नाम हो जाएगा। PCBL लिमिटेड हम देख रहे हैं कि 500 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर अब टिक रहा है।
हम 500 रुपए तक ये शेयर गिरा, वहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला, 525 रुपए के आसपास के भाव हैं। पीसीबीएल में आपको लगता है प्रशांत जी की मौके बन सकते हैं यहां से और तेजी करके? जी मौका बन सकता है अभिषेक जी, बट बहुत ज्यादा स्ट्रेच है इसके। अगर हम मंथली चार्ट पे जाए, ये बहुत स्ट्रेच है। नॉर्मली मैं यहाँ पे पोजीशन बनाने में कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ। एक अच्छी डिप आए, मीनिंगफुल डिप आए, तो आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हो। जिनके पास लॉन्ग हो कंफर्टेबली बने रहे, 495 490 स्टॉप लॉस बना के रख सकते हो। और ओवरऑल मुझे लग रहा है अभी इस लेवल पे अगर कोई लेना चाहे तो फिक्स स्टॉप लॉस वही रखे 490 95, और वो हिसाब से पोजीशन प्लान कीजिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, काउंटर मतलब जो मंथली पैटर्न है वो भी बहुत पॉजिटिव है, सिर्फ स्ट्रेच ज्यादा है, इसलिए एक डिप बेहतर होगी। 490 का स्टॉप लॉस और आप लॉन्ग रह सकते। यहाँ पर आप रखिए नज़र। पर इस बीच देखिए निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों में ही तेज़ी बढ़ती हुई, लगभग 300 अंकों की तेज़ी जो है निफ्टी बैंक दिखा रहा है। वहीं निफ्टी 50 भी एक थोड़ा सा डिप इसने ज़रूर दिखाया था, उसके बाद जो है अभी फ़िलहाल डे हाई पे आता हुआ आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इंडिया विक्स जो कि हम आपको हाईलाइट भी कर रहे थे, अब उसमें कमज़ोरी जो है बढ़ती हुई 3% का वहाँ पर करेक्शन है। पर जो जिस तरीके की तेज़ी निफ्टी बैंक दिखा रहा है, इसमें आज जो है सरकारी बैंकों का भी पार्टिसिपेशन है। कल तो चलिए हमने देखा था कि एसबीआई में एक अच्छी तेज़ी थी, पर इसके अलावा आज कैन बैंक, बीओबी, ये सब काउंटर्स भी जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बार प्रशांत जी आपसे ही समझना चाहेंगे कि क्या पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से कोई स्टॉक स्टैंड आउट कर रहा है फिलहाल जहां पे आपका नजरिया पॉजिटिव हो? जी मुझे लग रहा है सृष्टि, यहाँ पे एसबीआई में बेस फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि कन्विक्शन नहीं आ रहा है जब तक ये 820 के ऊपर ना जाए, बट फिर भी अगर कोई एक थोड़ा सा रिस्क बेस्ड अप्रोच लेना चाहे तो आप करीबन 790 के आसपास स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हो। क्वांटिटी कम रखी, यहाँ पे 820 का बड़ा रेजिस्टेंस है, तो 820 क्रॉस होने के बाद आपका कन्विक्शन बढ़ जाएगा। ऑलराइट, तो एसबीआई पर आप रखिए नजर।